यस सर, स्टार्टेड ना? यस सर। ओके सर। सर चलो स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ का क्लास। जैसे कि एवरी मंडे हम लोग बिजनेस लॉ ही पढ़ते हैं, ठीक है? तो बिजनेस लॉ में एक्चुअली मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो मतलब बिजनेस लॉ का नाम लेते ही ना सबसे पहला नाम आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। मतलब बिजनेस का सब जो मेन बात है सर वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? बिजनेस में कुछ भी कर लो आप, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले करना है। मतलब आप चाहो या ना चाहो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सर ये कैसा बात हुआ, चाहो ना चाहो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है? हाँ सर, बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक है। कोनी का हिंदी तो असुविधा है ना? तो सर हिंदी तो नॉर्मल। ওকে স্যার, পড়েছিস প্রথম ক্লাসটা করেছিস, ইন্ট্রোডাকশন লেকচারটা শুনেছিস? কনিকাকে বলছি। হ্যাঁ স্যার, শুনেছি, একটাই শুনতে পেরেছি। ঠিক আছে, একটা ক্লাস করেছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে ওকে, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে না। ओके सर। तो बेसिकली जो मैं बात कर रहा था कि बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट एकदम एक मतलब बाय डिफॉल्ट है। बिजनेस होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा, ऐसा चीज है। जैसे कि मानो आप बोलोगे सर ऑटोमेटिक कैसे, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे आप बस में चढ़ते हो, बस में चढ़ते ही बस वाला शायद आपको बोला भी नहीं कि आओ मेरे बस में बैठ जाओ, आप बस देखा चढ़ गए, तो बस वाले के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आप उसको बोलोगे कि भाई मुझे यहाँ जाना है, ऑफर एक्सेप्टेंस होगा, वो आपसे भाड़ा लेगा। तो मतलब जैसे ही उसको आपसे भाड़ा लेगा और वो रूट के ऊपर हिसाब करके आप चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये एक तरह का टैसिट कॉन्ट्रैक्ट या हम लोग बोलते हैं ना सर, ठीक है? तो इस तरह से हो जाता है। ये सब चीजें मैं रिसेंट पास्ट में जो भी लॉ का क्लास हुआ है, इससे पहले 6-7 क्लासेस आई थिंक हुआ है, जहां पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो एकदम इंट्रोडक्शन लेवल है, ठीक है, मतलब हर चीज का जो बेसिक लेवल से मैंने कोशिश किया आप लोगों को पूरा बात समझाने का, समय दिया सर। आप लोग भी समय दिए, मतलब ऐसा नहीं कि सर एक तरफा तो कुछ नहीं होता है। दो तरफ से होते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने ही आप लोगों को समय देके पढ़ाया, आप लोग भी समय देके पढ़े हो, सुने भी हो। जिन लोगों का बाई चांस किसी कारण से नहीं हो पाया, उनके लिए बस मेरा एक ही रिकमेंडेशन है कि आप लोग थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो और पढ़ाई किया सर, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ाई करो। अच्छा, स्क्रीन शेयर है सर? हेलो? हाँ सर। है? यस सर। बट मुझे दिखा रहा नहीं है, ऐसा क्यों? अभी है, देखो तो। हाँ सर। है? अच्छा, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रहा है। तो जैसे इससे पहले मैंने ना कॉन्ट्रैक्ट का ना पूरा बेसिक लेवल कवर किया। मैंने बेसिक मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैंने कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा चीज था। मतलब बिजनेस को स्टार्ट करना है तो बेसिक ये सब चीज फॉलो करना है। किसी से कोई भी डील करना है बिजनेस लेवल में, ठीक है? जैसे आप लोग आगे जाके किसी ना किसी बिजनेस में तो चार्टर्ड बनोगे, कंपनी सेक्रेटरीज बनोगे, है ना? तो एज ए सी एज ए सी एस एज ए सी ए में आप लोगों के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा सर। कंपनी जो भी करेगा, ठीक है, वो ठीक एज पर लॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब देखने का जिम्मेदारी होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। सो यू मस्ट नो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रॉम द वेरी बेस लेवल। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में किस सेक्शंस में क्या बोला हुआ है, ठीक है? तो तभी जाके अगर बिजनेस कहीं पर भी कुछ गड़बड़ करता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, माने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माने तोड़ देना, ठीक है, इस तरह का चीजें आ सकता है। तो एज पर लॉ, एज पर 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज वेल एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर कोई भी अगर आप एक कॉमर्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स हो, ठीक है? हो सकता है आप सी एस सी एस सी एम ए का डिग्री नहीं लिए, बट आप कंपनी का बिजनेस मैटर देखते हो तो आपके लिए भी जरूरी है। सो कहने का मतलब इतना है कि एक बिजनेसमैन होने के नाते या फिर एक बिजनेस को मैनेज करने वाले होने के नाते आपको लॉ का जानकारी प्रॉपरली होना चाहिए। नहीं तो सर आप लॉ में फंस जाओगे, ठीक है? आप लॉ में फंस जाओगे, सरकार बोलेगा कि भाई आपको तो पता होना चाहिए कि ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल माने करोड़ों का धक्का सर। हाँ सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी कारण से भॉइड हो जाता है, क्या हो जाता है? भॉइड हो जाता है। आप लोगों को मैंने
प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कितना अलग अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो जिसमें वॉइड होता है, वैलिड होते हैं, है ना, वॉइडेबल होते हैं, उसमें भी अलग अलग और भी टाइप्स है, बट मेनली वॉइड, वैलिड एंड वॉइडेबल, ठीक है। तो वो सब मैंने लास्ट क्लासेस में समझाया, मतलब प्रीवियस अगर आप 2-3 लेक्चर्स पीछे जाओगे आप लोगों को पता चलेगा वहां पर। तो सर आज क्या करने वाले हैं? सर आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, सर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज। ये सिर्फ बिजनेस लॉ का ही पार्ट नहीं है, जब आप लोग जीएसटी पढ़ोगे तब भी ये चीज काम आएगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, जब आप लोग जीएसटी पढ़ोगे तब भी ये चीज काम आएगा। ऐसे जीएसटी नॉर्मली इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट होता है, फाइनल लेवल में डिटेल्स में और होता है, मतलब ज्यादातर इंटरमीडिएट में जीएसटी को कवर किया गया है, सीए सीएमए सभी के सब मतलब कोर्सेज में। तो वहां पर भी आप इसका बहुत बड़ा अप्रोच देखोगे। लेकिन सर यहाँ पर मैं जीएसटी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉन्सिडरेशन। क्या होता है सर? कॉन्सिडरेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने एक्चुअली आप लोग ये मत समझना कि कॉन्सिडरेशन कोई चैप्टर है। कॉन्सिडरेशन कोई चैप्टर नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सिडरेशन, ठीक है। आप इतना समझ लो कि विदाउट एनी कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। सर ये क्या बोल दिया? हाँ सर, ध्यान से सुनना, ये कॉन्सिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर कॉन्सिडरेशन का क्या मतलब है? सर ध्यान से सुनना, सर कंसिडरेशन का मतलब है कि जिंदगी में, सर जिंदगी कहाँ से आ गया? सर जिंदगी का मतलब ये है कि बदले में कुछ देना पड़ता है। बात को समझे, मैं इसको सिंपल हिंदी में लिख रहा हूँ, अब थोड़ा सा सुनिए सर। जिंदगी में बदले में कुछ देना पड़ता है। सर व्हाट यू मीन बाय बदले में कुछ देना पड़ता है? सर इसको इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? समथिंग इन रिटर्न। माने, या फिर इसका एक लैटिन फ्रेज भी है। क्या फ्रेज है सर? लैटिन फ्रेज। लैटिन माने, अरे लैटिन लैंग्वेज होते हैं ना सर, उसको लातिन बोलते हैं, कोई लैटिन बोलते हैं, जो भी बोलो आप, ठीक है। हमारा लैंग्वेज नहीं है तो आप कुछ भी बोलो। लेकिन सर उसमें भी है क्विड प्रोको। क्या बोलते हैं सर? क्विड प्रोको। अब क्विड प्रोको माने समथिंग इन रिटर्न। सो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अब आपके मन में फिर से सवाल आ गया, सर समथिंग इन रिटर्न का मतलब नहीं समझे। सर मतलब बहुत सिंपल है। जैसे मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि आप रास्ते में चल रहे हो, बस में चढ़ रहे हो, बस वाले को बोल रहे हो कि दादा ये बस कहाँ तक जाएगा। अगर आपके रूट में पड़ गया तो आप चढ़ गए, है ना। जैसे आपने पूछा, बस वाला रास्ते में चिल्लाते, जैसे कोलकाता की सड़क पे अगर आप हो, इफ यूर इन दी रोड्स इन कोलकाता, तो आपको सबसे ज्यादा एक जगह का आवाज मिलेगा। पूरा कोलकाता में कहीं पर भी खो जाओ, आपको एक जगह का बस मिलता है, मतलब हर जगह से मिलेगा आपको। कहाँ का बस मिलेगा सर? हावड़ा। ठीक है, ऐसा सीरियसली इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट। तो ये बचपन में मेरे सीनियर्स ने मेरे को बताया था, ठीक है। घर के लोग, घर के बड़े जो होते हैं ना, बोलते हैं कि अगर कोलकाता में कभी खो जाओ ना, तो एक सीक्रेट है, पहले कभी नहीं खो सकते। क्यों? क्योंकि मैं कोलकाता से नहीं था सर, तो मेरा घर कोलकाता से दूर है, ठीक है, झाड़ग्राम में पड़ता है, जो एकदम लास्ट झारखंड के साथ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। तो थोड़ा सा वहाँ दूर से जो आते हैं ना, उनको थोड़ा लगता है कि भाई इतना बड़े शहर में अगर कहीं खो जाए तो बड़ा अच्छा बोला था कि हर जगह से हावड़ा का बस मिलेगा। बस वाले लोग चिल्लाते रहते हैं हावड़ा 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 ऐसे करके। तो आप बस में चढ़ जाना, हावड़ा स्टेशन पहुंच जाना, उसके बाद आपको ट्रेन का पता चल जाएगा और आप ट्रेन करके आ जाना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप बस में चढ़ते हो, बस वाले को भाड़ा देते हो। क्या देते हो सर? भाड़ा देते हो। तो आप बस वाले को भाड़ा दिए, तब जाके बस वाला आपको हावड़ा पहुंचाया, ठीक है। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मानो कि आप एस्प्लैनेड में हो, ठीक है, जो कोलकाता का एकदम सेंट्रल पॉइंट है सर, बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। एस्प्लैनेड से आप हावड़ा जाओगे, अभी पता नहीं सर भाड़ा कितना चल रहा है, बट मैं 10 टका मान के चल रहा हूँ, 10 to 15 रुपीज। हाँ, तो आप एस्प्लैनेड में बस में चढ़े, मिनी बस हो या फिर कोई भी 54 55 ये सब कुछ रूट चलता है। अभी मैं भूल गया सर, बहुत दिन उस रूट में मैं आना जाना नहीं करता, तो याद नहीं है अभी। लेकिन सर मोटा मोटी इतना तो भाड़ा होगा ही, 10-15 टका होगा। आजकल तो मिनिमम बस फेयर है 10 टका। तो आप बस वाले को 10 टका देते हो, बस वाला आपको हावड़ा पहुंचा देता है। सर बस वाले के लिए ये 10 रुपीज क्या है उनके लिए? बोलो।
बस वाले के लिए आपका 10 रुपीज कंसिडरेशन है, और आपके लिए क्या कंसिडरेशन है? हेलो, बस वाले का कंसिडरेशन है 10 टका, हावड़ा एस्प्लैनेड से हावड़ा जाने का भाड़ा। आपका कंसिडरेशन क्या है? अरे बताओ ना, आपका कंसिडरेशन क्या है? वो आपको हमको क्या मिला? डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। बस सर, थैंक यू। वो आपको डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा। तो डेस्टिनेशन में पहुंचाना आपका कंसिडरेशन है। थैंक यू सर, दिस इज। तो मिला ना सर समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। आप वो बस में चढ़ा रहे हैं आपको, वो उसका समथिंग इन रिटर्न है 10 रुपीज और 15 रुपीज पर पैसेंजर, है ना, पर पैसेंजर। और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, वो आपका समथिंग इन रिटर्न। तो दुनिया का हर चीज से समथिंग इन रिटर्न से होता है। फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ सर, होना नहीं चाहिए। फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए, एक्चुअली होता भी नहीं है। फ्री में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता दुनिया में फ्री में। सर क्या बोलते हो? ऑक्सीजन जो भगवान दे रहे हैं सर, वो भी क्या बताऊं आपको, ऑक्सीजन का क्या बताऊं आपको मैं। ऑक्सीजन जो हमें फ्री में मिलता है, ऐसे तो फ्री है, बट मतलब भगवान का दिया हुआ फ्री है ना, ऊपर वाले का दिया हुआ। लेकिन उसको भी हम लोग देखो ना, क्या हालत खराब कर रहे हैं पोल्यूशन कर करके। अब ऑक्सीजन भी, अब कुछ दिन बाद जैसे अभी पानी का बॉटल लेके चलने का एक फैशन हो गया ना, 100 ईयर्स लेटर आप देखोगे कि बंदा ऑक्सीजन का बॉटल लेके घूम रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे पानी खत्म हो जाएगा, जैसे पहले क्या था, वाटर कम से कम एटलीस्ट ऐसा था, किसी ने नहीं सोचा था कि वाटर भी खरीदना पड़ेगा। आज से 30 ईयर्स बैक, मैं ज्यादा पुराना बात नहीं कर रहा हूँ, 30-40 ईयर्स बैक, जब हम लोग हार्डली 5 ईयर्स, 5 ईयर्स क्या चलो, मतलब नहीं, मैं तो 90 का पैदा हूँ। अगर 90 के समय में भी, 1995 के समय में भी, आई डोंट थिंक कि तो ये पानी का बॉटल मिलता होगा। मैं पापा को देखता था, हावड़ा से ट्रेन में आते थे, तो 2000 के बाद मुझे ये रेल नीर बोल के एक बॉटल होता था रेल का, ठीक है, वो मुझे पहला पानी का बॉटल दिखा था। ठीक है, रेलवे वगैरह में तो अच्छा था, लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि पानी का बॉटल एक नॉर्मल चीज हो गया खरीदने के लिए। तो अब एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आपको ऑक्सीजन का बॉटल खरीदने को मिलेगा रास्ते में राह चलते, क्योंकि अगर पोल्यूशन इस तरह से होता रहे तो, जैसे कि दिल्ली का हालत है ना, स्पेशली इन विंटर सीजन दिल्ली का हालत देखते हो आप लोग। वहाँ अगर कोई भी थोड़ा सा वीक बंदा जाता है ना, मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से सीए फाउंडेशन करने के बाद दिल्ली चला गया था पढ़ाई के लिए, शायद उनको वहाँ पर कुछ रिलेटिव्स वगैरह था या समथिंग लाइक दैट। तो वो वहाँ पर जाके 6 महीना 1 साल रहा था, तो उसका थोड़ा वीकनेस था, तो वो फिर वापस आ गया कोलकाता। फिर मेरे पास आया, मैं बोले क्या हुआ रे? बोलते हैं सर वहाँ हालत खराब हो जा रहा है ठंड के टाइम पे। मैं क्या, क्यों, प्रॉब्लम क्या है? ठंड नहीं सह रहा है? मैं ठंड का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वहाँ के वेदर में इतना पोल्यूशन हो जाते हैं कि नाक से खून निकल जाते हैं। ठीक है, मैं बोला इतना खराब वेदर है? बोले हाँ सर, जिसका वीकनेस ज्यादा है उसको पकड़ लेता है। तो दिल्ली में ऐसे ही थोड़ा ड्राई है वेदर, तो बारिश थोड़ा कम होता है ना, तो और ऊपर से हरियाणा और राजस्थान साइड में जो खेती होता है उसको जब जलाते हैं ना, तो पूरा का पूरा जो धुआं है ना वो पूरा दिल्ली की तरफ आता है, और इसलिए दिल्ली का वेदर और खराब हो जाता है। तो इसको लेके भी काफी सारा अभी चल रहा है। अभी इवन तो अभी ऐसा हो गया कि दिल्ली में ठंड के टाइम पे, अगर आप देखेंगे वीडियो भी मिलेगा आपको, अगर किसी ने नॉलेज नहीं है, दिल्ली में हेलीकॉप्टर से पानी देते हैं ऊपर से। आप लोग जानते हो, जैसे मतलब यहाँ पर म्यूनिसिपल का गाड़ी होता है, पानी रास्ते में देते हुए जाते हैं ना धूल का मुड़े, वैसा हेलीकॉप्टर से पूरा दिल्ली को धोया जाता है ठंड के टाइम पे, एक हफ्ता छोड़ छोड़ के। चलो सर ठीक है, लेकिन अलग बात है, ये तो स्टोरी सुन के इतना फायदा नहीं है। लेकिन आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया में कुछ भी चीज फ्री नहीं होता है। ठीक है, हर चीज का कीमत चुकाना पड़ता है। अगर अच्छा ऑक्सीजन चाहिए, फ्री में ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें और भी ट्रीज लगाना पड़ेगा, है ना, पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा, कुछ भी करो, नदी को ठीक रखना पड़ेगा, रिवर सिस्टम, ट्री सिस्टम, सबको ठीक ठाक रखना पड़ेगा। नेचर को खराब नहीं करना है, सिंपल बात है। तो अगर आप नेचर को ठीक ठाक रखोगे तो उसके लिए खर्चा करना है ना, थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा, नेचर को कुछ तो रिटर्न बैक देना है, समथिंग इन रिटर्न। तुम रिटर्न नेचर को कुछ दोगे, है ना, तो बदले में नेचर भी तुमको कुछ देगा। और तुम बोलोगे नहीं, हमको नेचर को कुछ नहीं देना है, हमको बस नेचर से लेना है। हाँ सर,
अभी पब्लिक का क्या हो गया, सिर्फ नेचर से लेना है, देना कुछ नहीं है, तो क्या होगा? इसलिए मैं बोला कि फ्री में कुछ नहीं होता। अगर फ्री में करोगे, जैसे कि कुछ आजकल इंडिया में सर गवर्नमेंट बनता है ना, जहां पर फ्री स्कीम बहुत है, जैसे वेस्ट बंगाल में चलता है लक्ष्मीर भंडार इस तरह का काफी सारे फ्री स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट में, तमिलनाडु में मैंने देखा, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जैसे घर बैठे बैठे लोगों को 500 टका दिया जाता है, 500 पर वोमेन को पर मंथ। कितना लोग तो ईएमआई स्कीम बना के मोबाइल खरीद रहे हैं, 500 टका ईएमआई में मोबाइल खरीद रहा है, टीवी खरीद रहा है। चलो ठीक है, मैं उसको नहीं बोलता, लेकिन सर ये फ्री नहीं है, सुनने में फ्री है, किस कहां से आया? अगर ममता दीदी और ऑनरेबल सीएम सर वेस्ट बंगाल का, अगर ममता दीदी लक्ष्मी का भंडार बनाया है, आप लोग जानते हो ना लक्ष्मी भंडार स्कीम, सुने होंगे, हेलो, अरे सुना है कि नहीं सुना है, इतना बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो वो किसका पैसा है? पब्लिक का, हमारा आपका टैक्स का पैसा है रे। हम लोग जीएसटी देते हैं, हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, जो लोग भरते हैं इनकम टैक्स, सब लोग तो भरते नहीं है, जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, जैसे भी रिटर्न फाइल का टाइम चल रहा है सर, 31 जुलाई लास्ट डेट है इंडिविजुअल्स लेवल में, स्पेशली सैलरीड पर्सन वगैरह का। तो जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उनका पैसा है, टैक्स का, जीएसटी का पैसा है, सरकार के पास जाता है। उस पैसे से सरकार अपना फंड बनाते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, फिर वहां से वो पॉलिटिक्स करते हैं, फ्री के, फ्री में लोगों को बांटो, वोट मिलेगा, समथिंग लाइक, ये सब तो नहीं चलेगा। तमिलनाडु में लड़की लोगों के लिए बस, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है तमिलनाडु में, ठीक है। ऐसे और भी स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग कहानी पता चलेगा। दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार तो गजब ही कर रहा है सर, इलेक्ट्रिसिटी फ्री। दिल्ली में केजरीवाल गवर्नमेंट तो गजब कर रहा है, आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं देना है, एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है। क्या कुछ ऐसा है, एक टीवी, एक फैन, इस तरह का कुछ ऐसे स्कीम है, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, बट फ्री है। रिसेंटली उसका भाषण भी मैं सुन रहा था कि एकमात्र दिल्ली में ही आपको फ्री में बिजली मिलेगा फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हो। तो सवाल ये उठते कि फ्री है ये सच में? हाँ, सच में फ्री है क्या? क्या इलेक्ट्रिसिटी बनाने में खर्चा नहीं लगता? क्या इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन है, क्या उसमें पैसा नहीं लगता? हर चीज में पैसा लगता है, और उस पैसे को कहां से मिलता है? पब्लिक के पैसे से। तो मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कंसिडरेशन बड़ी चीज है, कंसिडरेशन इज अ बिग थिंग। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। हाँ, কি ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো? কি রে বল। Yes, sir. यस सर। थैंक यू सर। कंसिडरेशन इज अ बिग थिंग, जिसके बिना हर चीज अधूरा है। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहते हैं, चलो आ जाते हैं सर, बहुत हो गया गप्पे कहानी, अब आते हैं लॉ में। तो कंसिडरेशन क्या चीज है सर? कंसिडरेशन मैं आपको स्टार्टिंग में ही बात कर रहा था, देखो, कंसिडरेशन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैंने, जैसे कि एक बिजनेस में जो भी डील होते हैं, ठीक है, मानो एक दोनों कंपनी के बीच में डील हो रहा है, एक इंडिविजुअल के साथ एक कंपनी का डील हो रहा है, हो सकता है ना, आप किसी कंपनी के साथ डील कर सकते हो, इंडिविजुअल। मैं इतना सिंपल बोल सकता हूँ, आप लोग एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे, B2B या B2C होता है ना, B2B या B2C, माने बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर, इस तरह का होता है। माने एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डील करते हैं, एक बिजनेस कस्टमर के साथ डील करते हैं। अच्छा, C2C का एग्जांपल कोई दे सकते हो? माने कस्टमर टू कस्टमर। B2B चलो ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस तो होता ही है, B2C भी होता है, बिजनेस टू कस्टमर भी होता है, लेकिन कस्टमर टू कस्टमर भी बिजनेस होता है। कोई बता सकते हो कहाँ होता है? एग्जाम्पल दे दो। Second-hand market. सेकेंड हैंड मार्केट, एग्जाम्पल, कंपनी का नाम बता। OLX। OLX. थैंक यू सर, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम मजा आ गया सर आंसर से। OLX, Quikr.com एटसेट्रा, है ना, सेकेंड हैंड मार्केट, जो कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस हो जाता है, वो अलग बात है कि बीच में एक मीडिएटर हो जाते हैं, लेकिन ये कस्टमर टू कस्टमर हो जाए, यानी वो भी कंज्यूमर था, ये भी कंज्यूमर था, लेकिन अभी वो लोग अपने अंदर एक बिजनेस डील कर लिया। सो कहीं ना कहीं, लेकिन हर केस में आपको कंसिडरेशन मिलेगा। तो कंसिडरेशन इज एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी एनफोर्सिएबल।
दुनिया का एक सिंगल प्रॉमिस एनफोर्स नहीं हो सकता। एनफोर्स माने लागू होना, ठीक है, लागू माने समझते हो ना, एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। लॉ में उसको एनफोर्सिएबिलिटी कहते हैं, माने लॉ के थ्रू से उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब लॉ का भाषा है, आदत डालो सर, ठीक है, धीरे धीरे लीगल लैंग्वेज में आदत डालो जितना हो सकता है। लॉ में और कुछ नहीं है, लॉ आसान है, लॉ नियम है सर, देश चलाने का नियम, बिजनेस चलाने का नियम, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ रूल्स, हमें पता करना है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ही लिया गया है। अब आप लोग चार्टर्ड स्टूडेंट हो, आप लोग TSCS CMA स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स प्रोफेशनल्स हो, आप लोगों को बिजनेस लॉ में, कंपनी लॉ में, इकोनॉमिक लॉ में, ठीक है, सिक्योरिटी लॉ में, शेयर मार्केट लॉ में आप लोगों को ज्यादा फोकस करवाया जाता है। बाकी जो लोग LLB या लॉयर्स का मतलब प्योर लॉ का पढ़ाई करते हैं, है ना, बार काउंसिल का एग्जाम वगैरह देते हैं, वो ये सब भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि बिजनेस लॉ नहीं पढ़ते, वो भी बिजनेस लॉ में स्पेशलाइज कर सकते हैं। बट उनका मेन एरिया जो सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, उसमें वो लोग थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। सो कहीं ना कहीं सभी देश चलाने का नियम है। अब देश के अंदर सिविल को भी संभालना पड़ता है, क्रिमिनल को भी संभालना पड़ता है, और बिजनेस को भी संभालना पड़ता है। अब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, आप लोग मेनली बिजनेस के लिए बने हो यार। आप लोगों का काम क्या है? बिजनेस को देखना, बिजनेस को संभालना, उसको बड़ा करना, मैनेज करना, ठीक है। देश के फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट है उसमें आपका योगदान है। जैसे आर्मी जो होते हैं वो बॉर्डर में जाके देश को रक्षा करता है, लेकिन आर्मी का सैलरी आप अगर बढ़ाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जो मिलिट्री है, जो फौजी है, उनको और ज्यादा सैलरी मिले, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं तो मानता हूं कि वो जीता जागता भगवान है, ठीक है, जीता जागता भगवान है। जैसे भगवान को हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान बचा लेना, एक्चुअली वो इंसान पे ही भगवान होता है ना। तो ये जो आर्मी है, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बॉर्डर में, ठीक है, जो हमारे एनिमी कंट्री से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो बाहरी शत्रु से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, अगर ये ना होगा ना तो लूट मार हो जाएगा सर। आप यहाँ बैठे हो ना, पता नहीं चलेगा कब अब चाइनीज आर्मी आपको घेरे लेगा, कब पाकिस्तानी लोग आपको बोमा गिरा के चला जाएगा। कभी बॉम्बे वाले को पूछना कितना खराब एक्सपीरियंस होता है। जो लोग मुंबई गए हैं ना उनको पता है, जो दिल्ली वाले हैं उनको पता है, क्योंकि उनके ऊपर अटैक होता है सर। कोलकाता तो सर क्या बताएं, कोलकाता इज अ सेफ स्पेस, पता है आप लोगों को। कोलकाता में लोग रहते हैं ये लोग, और यहीं से ये लोगों को जगह मिलता है बाहर घूमने का। कुछ प्रॉब्लम है सर यहाँ, कुछ बोलूंगा नहीं, छोड़ो सर। सो आप लोग समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता, कि अगर आप एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल्स, अगर आप चाहते हो कि देश सेवा करना है, तो आप देश का फाइनेंस में योगदान रखो। आप अगर देश के फाइनेंशियल डेवलपमेंट और बढ़ा पाओगे, आपके ऊपर ही है। मैंने मैं आपके ऊपर मैंने मतलब जो फाइनेंस प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, MBA फाइनेंस जो भी है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। आप अगर देश का बिजनेस लेवल को डेवलप कर सकते हो, अगर आप 5 लोगों को बिजनेस में डेवलप ग्रोथ करने में हेल्प कर सकते हो, या फिर 5 लोगों को नया बिजनेस या स्टार्टअप बनाने में हेल्प कर सकते हो, तो वो बंदा देश की इकोनॉमी में जो योगदान देगा, जो टैक्स कलेक्शन में उनका कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें से देश में GDP बढ़ेगा, तरक्की होगा, और कहीं ना कहीं देश में आर्मी जवान जो भी है, देश प्रोटेक्ट रहेगा, देश का समृद्धि होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फौजी बनने में ही देश सेवा होता है, देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं सर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है देश को चलाने में। याद रखिएगा, ये सब बातें आपको मोटिवेट करेगा, मुझे तो करता है। मतलब मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे ये चीज मोटिवेट करता है कि मैं कॉमर्स सिखा रहा हूँ बिजनेस बढ़ाने के लिए, और अगर मेरे से पढ़ के बच्चा अगर पास होता है, 4 लोगों को इंस्पायर करता है, तो ये मुझे लगता है कि ये मेरा सक्सेस है, ठीक है। तो ये आप लोगों को भी समझना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप लोगों के पास भी अपना मोटिवेशन होगा, पर जितना बड़ा मोटिवेशन रखोगे उतना बढ़िया रहेगा सर, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का अपना अच्छा जरूर आप लोग चला सकते हो। सो कंसिडरेशन क्या है सर? कंसिडरेशन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट व्हिच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी एनफोर्सेबल। एक सिंगल प्रॉमिस आप लागू नहीं कर पाते। इट इज अ टर्म यूज इन द सेंस ऑफ क्विड प्रो क्वो, है ना। इसको लैटिन फ्रेज में, मैं आप लोगों को पहले ही बोला था कि लैटिन फ्रेज का यूज आपको लॉ में बार बार देखने को मिलेगा। बार बार, बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की तमन्ना, मैंने, समझ रहे हो आप लोग, लॉ के अंदर लैटिन फ्रेज आपको बार बार देखने को मिलेगा। क्यों? सवाल है सर। इसके पीछे सवाल का जवाब मैं बहुत बार क्लास में देता हूं, अगर जो लोग नहीं सुने हो उनके लिए भी बोल देता हूं सर। जानबूझ के नहीं है, ये एक्चुअली इंग्लिश प्रैक्टिस है सर। इंग्लिश प्रैक्टिस माने इंग्लैंड का जो सिस्टम है ना, वो हमारे ऊपर
थोड़ा सा प्रभाव है, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड का कॉलोनी था काफी दिनों से, 200-300 साल से, और इंग्लैंड तो चले गए हैं, बट उनका सिस्टम आज भी चलता है पढ़ाई में, एजुकेशन लेवल में। तो इंग्लिश सिस्टम से जो चीज इंग्लिश वाले ने, अब आप सवाल उठता है, सर इंग्लिश वाले लैटिन फ्रेज क्यों लेता है? इसके लिए आपको थोड़ा सा एक जियोग्राफिकल हिस्ट्री जानना चाहिए, छोटा सा, मैं 1 मिनट समझ लूंगा। ये रहा इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये रहा लंदन उनका कैपिटल, और यहाँ पर है इटली एंड रोम। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जल्दी बोलो, यस जल्दी सर। बोलो। ओके, तो सर आप लोगों को सबको पता है ना, इटली रोम जो है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट था। ऐसे मुझे तो ग्रेट नहीं लगता, क्योंकि लोगों को मारने में कोई ग्रेटनेस नहीं है, चलो छोड़ो, अलग बात है। इटली रोम, ठीक है। लोगों को मार के दूसरे का जगह को हड़पने में क्या ग्रेटनेस है सर? लोगों को प्यार करके, हाँ, अब गौतम बुद्धा को ग्रेट बोलो, अशोका को ग्रेट बोलो, क्योंकि वो प्यार से लिया है, ठीक है। अशोका को फिर भी थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन गौतम बुद्धा में तो नो कंट्रोवर्सी। इटली रोम, यहाँ पर ना लैटिन फ्रेज, जो भाषा बोले जाते हैं वो लैटिन है। जैसे हमारे देश का जो मेन लैंग्वेज वो संस्कृत है, वैसा ही यूरोप का जो मेन लैंग्वेज है वो लैटिन है। लैटिन लैंग्वेज से पूरा यूरोप कनेक्ट हो सकता है। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसके अंदर भी लैटिन का प्रभाव दिखता है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश लॉ के अंदर आपको लैटिन का बार बार मिलेगा, ग्रीक या लैटिन, ये दोनों चीज। इटली रोम, ये ग्रीस जो है ना, ये देखो यहाँ पर, ये ग्रीस एरिया है, यहाँ पर ग्रीक बोला जाता था, या इटली रोम में लैटिन बोला जाता था, ठीक है। तो इनका जो इफेक्ट है वो पूरा यूरोप में मिलता है। और इंग्लैंड तो सर यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया भर में अपना, दुनिया मतलब कॉलोनी, दुनिया को अपना कॉलोनी बना लिया था। ये इंग्लैंड, ये छोटा सा एक देश है, हर जगह में अपना झंडा गाड़ दिया था, जो आज कॉमनवेल्थ नेशंस के नाम से जाने जाते हैं। मतलब जहां जहां अंग्रेजों का राज चला है, वो हर जगह आज कॉमनवेल्थ नेशंस के नाम से जाने जाते हैं। तो चलो सर, मैं ज्यादा इतिहास में बात नहीं करूंगा, मतलब यही रीजन है सर, जो इंग्लिश के अंदर हमें इतना लैटिन देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा बार बार मिलेगा तो घबराने का नहीं। ऐसे बिजनेस लॉ में फिर भी थोड़ा कम है। अगर आप जनरल लॉ, जैसे सीए स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको जनरल लॉ बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। आजकल तो सीए सीएमए में भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का एक एरिया कवर कर रहा है सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ोगे तब तो और ज्यादा पढ़ना पड़ता है, एटलीस्ट, ठीक है। तो आदत डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब फ्रेज याद भी रखना पड़ेगा। हाँ सर, याद भी रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस पता लग जाए, कारण पता चल जाए, तो याद रखने का भी पर्पस पता चल जाए। इसलिए बोल देता हूँ सर। कोई कोई सोचता होगा कि सर एक दो पॉइंट में इतना समय आप क्यों बिताते हो? सर अभी शुरू शुरू में बोल रहा हूँ ना, इसलिए आगे आगे इतना समय नहीं दूंगा। अच्छा, तो समथिंग इन रिटर्न having a double aspects of a benefit to the promiser and detriment to the promisee। डबल एस्पेक्ट मैंने वही पहले ही समझा चुका था। एस्प्लैनेड हावड़ा का एग्जांपल याद करो, एस्प्लैनेड हावड़ा का एग्जांपल याद करो। डबल एस्पेक्ट्स ऑफ ए बेनिफिट टू द प्रोमिसर एंड द डेट्रीमेंट टू द प्रोमिसी। जैसे बस वाला अगर प्रोमिसर है, ठीक है, और आप अगर प्रोमिसी हो, ठीक है, तो बस वाला ने आपको प्रॉमिस किया कि हाँ चलो भाई आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा, मैं तुझे हावड़ा पहुंचा देता हूँ, ठीक है। मैं तुझे हावड़ा पहुंचा देता हूँ, ठीक है। तो एस्प्लैनेड से हावड़ा पहुंचा देने का प्रोमिसर ने प्रॉमिस किया। प्रोमिसी जो है वो, उसके साथ वो होना पड़ेगा, ठीक है, जो उसको एक्सेप्ट किया। सो क्या कहते हैं, हैविंग अ डबल एस्पेक्ट्स ऑफ ए बेनिफिट टू द प्रोमिसर एंड द डेट्रीमेंट टू द प्रोमिसी। It has to be really understood in the sense of some detriment as envisaged by English law। मैं आगे बताऊंगा आपको। We shall try to understand the concept of consideration and also the legal requirement regarding consideration। अब आगे आगे हम लोग यही चर्चा करेंगे कि consideration का लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर मेन मेन मीनिंग जानना है, डेफिनेशंस जानना है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशंस को जानना है, रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यानी कहने का मतलब क्या है सर? सर कहने का बड़ा सिंपल मतलब है कि बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। तो जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता वो कितना बड़ा चीज है सोचो, ठीक है। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, देयर इज सम एक्सेप्शंस आल्सो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सेप्शंस, आगे बताएंगे, ठीक है। डॉक्ट्रिन माने ये भी रूल्स को ही डॉक्ट्रिन कहते हैं। इंग्लिश इज अ वेरी टिपिकल लैंग्वेज, एक ही मतलब का हजारों मतलब अलग अलग नाम है। डॉक्ट्रिन इज ऑल्सो रूल्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन, ठीक है, रूल्स।
अच्छा, व्हाट इज कंसिडरेशन? अब डेफिनेशन देते हैं आपको, ठीक है, मतलब तो समझ में आ गया कि कंसिडरेशन এর মানে সবাই বুঝেছে তো, কি কনসিডারেশন মানে সামথিং ইন রিটার্ন, এই ব্যাপারটা বোঝা গেছে? প্লিজ টেল মি স্যার। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. नाउ व्हाट इज कंसिडरेशन? अब डेफिनेशंस के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। अब आपको डेफिनेशंस दिया जा रहा है, कंसिडरेशन इज द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रोमिसर। The word consideration was described in a very popular English case of Misa versus Curie. इंग्लिश मैं आपको बोला ना कि हमारा जो लॉ है ये इंग्लिश से काफी प्रभावित है, प्रभावित बने वहीं से बहुत सारा चीजें हम लोग लिए हैं, और क्योंकि ब्रिटिश चले गए बट उनका सिस्टम अभी भी रह गया है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग अभी भी ब्रिटिश सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, नहीं सर, ये गलतफहमी में ना रहे आप। ब्रिटिश सिस्टम को हम लोग ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते आजकल। समय के साथ साथ हम लोग काफी सारे चीजों में बदलाव लाए हैं जिसको हम लोग अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है। बट जो चीजें सही है उसको रख दी, उसमें क्या है। तो कंसिडरेशन इज द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रोमिसर। द वर्ड कंसिडरेशन वाज डिस्क्राइब्ड इन वेरी पॉपुलर इंग्लिश केस मीसा वर्सेस क्यूरी। अब आप लोग बोलोगे सर ये सब केस लॉ याद रखना है क्या? अरे हाँ, याद रखना है। एग्जाम में जब भी आंसर लिखना होता है ना कि कंसिडरेशन का डेफिनेशन पूछा है, तो आप तब लिखोगे कंसिडरेशन द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी। प्रोमिसी माने जो प्रॉमिस एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोमिसर जो प्रॉमिस कर रहा है ना। जैसे मैं आप लोगों को कई बार हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जांपल्स भी शायद क्लास में आप लोग सुने होंगे। अब कोई बंदा किसी को प्रॉमिस करता है ना, क्या प्रॉमिस करता है कि तुम्हारे लिए तो जिंदगी कुर्बान, तुम्हारे लिए वो, तुम्हारे लिए वो, ठीक है। तो जो बंदा प्रॉमिस करता है वो क्या है? प्रॉमिसर। वो अलग बात है कि कितना लोग प्रॉमिस रख पाते हैं, इसको लेके डाउट है, लेकिन मैं जिंदगी वाला बात कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉमिस करते हैं ना, लड़का लड़की को, लड़की लड़का को, हाँ कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, कुछ ठीक है, कोई बात नहीं सर, कर सकते हैं। तो जो बंदा प्रॉमिस कर रहे हैं वो प्रॉमिसर है, और जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या जिनको बोला जा रहा है वो प्रॉमिस ही है ना। सो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी ये तो सोशल मैटर में हो गया। बिजनेस में क्या होता है? आप किसी दुकानदार को बोलते हो, बिजनेस लेवल में क्या होता है, आप किसी दुकानदार को जाके बोलते हो, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कि भाई मेरे बिजनेस, मेरे घर पे कुछ काम होने वाला है। जैसे मानो आपके घर में अगर कोई ऑकेशन है, ठीक है, तो आप डेकोरेटर्स वाले को जाके क्या बोलते हो ऑकेशन में? ये डेकोरेटर वाले मेरे घर पे सारा सामान पहुंचा देना, जरूरत का पूरा पेंडल वगैरह बना देना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो डेकोरेटर को कुछ एडवांस करते हैं, तब जाके डेकोरेटर वाले क्या करते हैं, डेकोरेटर वाले क्या करते हैं सर, तब जाके आपके घर में चेयर टेबल्स पंडाल बनाने के लिए जरूरी चीजें, है ना, जो भी। सिटी में आजकल, सिटी माने बड़े बड़े शहरों में, इवन टाउन्स में भी हो रहा है, फिर भी सिटी में ही हम लोग ज्यादा देखते हैं। गांव साइड में तो आज भी डेकोरेटर्स वाले ही बोला जाता है, लेकिन शहरों में स्पेशली कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, यहाँ पर डेकोरेटर वाले नहीं होते। क्या होते हैं सर? बड़े बड़े प्रोग्राम में कौन होते हैं? बोलो, कौन होते रे? Event managers. इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। काम वही है सर, बस नाम बदल जाते हैं। गांव में डेकोरेटर वाले, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है विश्वकर्मा डेकोरेटर। हमारे गांव साइड में तो ऐसे ही होते हैं सर, ठीक है। जो भी स्मॉल टाउन या फिर विलेज के साथ कनेक्शन रखते हैं उनको पता है वहां पर ऐसे होता है विश्वकर्मा डेकोरेटर, या फिर श्री गणेश डेकोरेटर, समथिंग लाइक। तो विश्वकर्मा डेकोरेटर वाले आके आपका पूरा इवेंट को मैनेज करेगा। ऑब्वियसली नॉट लाइक इवेंट मैनेजमेंट, बट फिर भी खराब नहीं है। चलता है सर, ठीक है। और सिटी में वही चीज इवेंट मैनेजमेंट करेगा। इको पार्क में पूरा आपका, किसी का मैरिज है, मानो आप लोगों में से कोई शादी कर रहा है, ठीक है, तो पूरा मैरिज प्रोग्राम को वहां पर सेट करेगा, इको पार्क को पूरा एकदम मस्त वेडिंग डेस्टिनेशन। अभी पता है आप लोगों को, इको पार्क, एक चीज मानना पड़ेगा, अभी ईस्ट इंडिया में इको पार्क सबसे किफायती, माने सबसे रिजनेबल प्राइस में सबसे बेहतरीन शादी का डेस्टिनेशन बन चुका है। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब बाहर के लोग, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले, पता नहीं, बट बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा आते हैं इको पार्क में, पूरा एकदम शादी वगैरह बना के फिर वापस चले जाते हैं। सीरियसली कोलकाता में ये इको पार्क में बड़ा अच्छा हो रहा है।
चलो ठीक है, ममता दीदी का ये प्रोजेक्ट एकदम चार चांद लगा रहा है, माना जो चीज किया है वो बोलूंगा। ममता दीदी मैंने हमारा सीएम जो है, बाकी बहुत सारी चीजों में मैं उनसे, उनके काम से बहुत सारी चीजों में मैं डिसएग्री करता हूँ, बट कुछ चीजें पार्क बनाने में इन्होंने काफी अच्छा मेहनत किया, काफी पार्क बनाया, ये मानना पड़ेगा। चलो ठीक है। The consideration was described in a very popular English case, मीसा वर्सेस क्यूरी। तो मैं क्यों बोल रहा था कि आप कोई किसी से कोई काम कराते हो तो उसको कुछ पेमेंट करते हैं, बदले में वो आपका काम करते हैं, ठीक है, बस यही काम है और क्या। वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party, or forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other is the promise। तो कहने का मतलब है वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, माने बदले में आपको राइट मिलता है, ठीक है, माने आप किसी को राइट देने का वादा करते हो, आप किसी को इंटरेस्ट देने का वादा करते हो, प्रॉफिट देने का वादा करते हो, बेनिफिट देने का वादा करते हो, ठीक है, एक्रूइंग टू वन पार्टी, ठीक है, किसी को ये सब मिलेगा, किसी को क्या होगा बदले में, फॉरबियरेंस, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ लॉस हो सकता है, कुछ डिट्रीमेंट हो सकता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है, सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर इज अ प्रॉमिस। अब ये बात ना, ये जो पॉइंट यहाँ पर बोला है, इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू से आपको अभी मैं अभी बताऊंगा सर, आपको और समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में ऐसे तो कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से आप कंसिडरेशन को समझो। जैसे कुछ करना, डूइंग समथिंग, कुछ करना, और होता है सर एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। सर ये दोनों चीज में क्या फर्क है? कुछ करना और कुछ करने से ना करना, माने कुछ ना करना, एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग माने कोई काम करने से ना कर देना, या फिर किसी को कुछ करने से रोकना, ऐसे बोलो आप, एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन दोनों तरह से होता है, कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग, कंसिडरेशन इज एब्स्टिनेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग, माने कुछ ना करना भी कंसिडरेशन हो सकता है। सर एग्जांपल दो। चलो सर, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अजय गारंटी भुवन। ध्यान से सुनना, एग्जांपल्स कहीं कभार कभी थोड़ा जो जटिल हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कभी। अजय गारंटीज भुवन फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya. Here selling of goods on credit by Bhuvan to Chaitanya is consideration for A's promise. गारंटी दे रहा है, ठीक है, भुवन को फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है, कि ठीक है कि मैं गुड्स का दाम पे कर दूंगा, ठीक है। ये बात कौन किसको बोल रहा है? अजय गारंटी दे रहा है, किसको? भुवन को। अजय गारंटीज भुवन फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 month क्रेडिट टू चैतन्य। माने बेसिकली यहाँ पर तीन पार्टी है, अजय है, भुवन है और चैतन्य। अच्छा, अजय किसको गारंटी दे रहा है? भुवन को। अजय गारंटी दे रहे हैं भुवन को, क्या गारंटी दे रहे हैं? पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स। कौन सा गुड्स सर? किस गुड्स का बात कर रहे हैं? पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स, कौन से गुड्स का बात चल रहा है? जो गुड्स भुवन ने चैतन्य को बेचा या फिर बेचना चाहता है, which the price of the goods which भुवन wanted to sell on 1 month credit to चैतन्य। माने भुवन कोई प्रोडक्ट चैतन्य को 1 मंथ के क्रेडिट पे देना चाहता है। मानो कि 1 मंथ का क्रेडिट में कोई प्रोडक्ट भुवन चैतन्य को सेल कर रहा है जिसका दाम है मानो 2000 रुपीज, ठीक है। तो 2000 रुपीज इन 1 मंथ क्रेडिट, क्रेडिट माने उधार, या हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं? धार, ठीक है, उधारी या धार, ठीक है, लोन है बेसिकली। तो 1 मंथ क्रेडिट में आजकल तो सर पोस्ट पेमेंट का बड़ा मार्केट में टेक्नोलॉजी आ गया है, आप लोगों को पता है पोस्ट पेमेंट का? हाँ सर, जैसे एक होता है पेटीएम पोस्ट पेमेंट, आप लोग सुने हो सर? पेटीएम पोस्ट पेमेंट। अगर किसी को कोई चीज खरीदना है तो वो क्या कर सकते हैं? इस मंथ में पैसा नहीं है तो पेटीएम आपको मौका देता है कि आप विदाउट एनी इंटरेस्ट, ठीक है,
1 मंथ लेटर वो पेमेंट कर सकते हो। जानते हो आप लोग ये सब स्कीम? पेटीएम का या अमेजन में भी होता है, अमेजन पे में भी होता है, जानते हैं आप लोग? हाँ सर, लेकिन लेट होने से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो कहीं ना कहीं पेटीएम भी गारंटी लेता है। मानो कि आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो किसी दुकानदार से, पेटीएम आपको गारंटी, मतलब उस दुकानदार को गारंटी देता है कि 1 महीने के अंदर मैं आपको पेमेंट करूंगा, और अगर नहीं करता है तो पेटीएम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जो भी हो, यहाँ पर कुछ वैसा ही बात हो रहा है। अजय भुवन को गारंटी दे रहा है कि भुवन भाई, तुम चैतन्य को जो प्रोडक्ट 1 महीने के क्रेडिट में बेच रहे हो उसका पेमेंट मैं करूंगा। हियर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्य इज कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस। मैंने एक्चुअली भुवन जो चैतन्य को बेच रहा है, चैतन्य गारंटी नहीं दे रहा है कि ठीक है मैं पेमेंट करूंगा। बात को समझे, ये अजय का गारंटी है। मैंने यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न जो हो रहा है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा इनडायरेक्ट है। भुवन चैतन्य को प्रोडक्ट बेच रहा है, तो चैतन्य को तो प्रोडक्ट मिल गया, मैंने समथिंग इन रिटर्न में चैतन्य को प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन भुवन का समथिंग इन रिटर्न क्या है? भुवन का समथिंग इन रिटर्न क्या है सर, बोलो ना। मैं कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पर भुवन का कंसिडरेशन क्या है? क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? बोलो सर बोलो, अगर कोई डाउट हो रहा है तो बोलो। किसको डाउट है? सबको डाउट है। हाँ, सबाई के डाउट হচ্ছে। क्या मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ सर? मुझे किसी का आवाज नहीं आ रहा। हाँ, कोनिका, क्रिश, नील, Yes, sir. साहिल की सब समझ में आया कि नहीं आया, ये तो बता सर। यस सर मैंने। हाँ सोमनाथ, बोझा है नहीं कि আবার बोलते হবে? बोलो तुम। Arekbar, हाँ, sir. अरे एक बार। ओके चलो, वंस मोर, ठीक है, तो बोलो ना सर। सर यहाँ पर जो 2000 का गुड्स है, मानो क्या लेते हैं, चलो 2000 है, इसको 20,000 मान लेते हैं। भुवन चैतन्य को एक 20,000 का मोबाइल फोन बेच रहा है, चलेगा? ये ठीक है, 20,000 का मोबाइल फोन। लेकिन सर यहाँ पर चैतन्य ये गारंटी नहीं दे रहा है 1 मंथ क्रेडिट में, 1 महीने का क्रेडिट है। बट ये 1 मंथ का क्रेडिट जो है ना सर, ये 1 मंथ का क्रेडिट जो दे रहा है, कौन किसको दे रहा है? भुवन चैतन्य को दे रहा है। मैंने बेसिकली प्रोडक्ट भुवन का है जो चैतन्य को सेल कर रहा है। लेकिन ये जो 1 महीने का क्रेडिट का एक गारंटी चाहिए होता है ना, कि भाई चैतन्य पैसा देगा, इसका क्या गारंटी है? तो इसका गारंटी चैतन्य खुद नहीं ले रहा है, इसका गारंटी अजय ले रहा है। तो ये जो 1 महीने का गारंटी के तहत भुवन चैतन्य को 20,000 का फोन अभी दे रहा है, इसका पैसा भुवन को अभी नहीं मिलेगा, 1 मंथ बाद मिलेगा। ठीक है, इसका गारंटी कौन दिया? इसका गारंटी अजय दिया। तो अजय का जो प्रॉमिस है ना, यही भुवन का कंसिडरेशन है। नहीं तो भुवन ये फोन चैतन्य को बेचता ही नहीं। सर ऐसा कहाँ होता है, इसका रियल लाइफ सिचुएशंस कहाँ होता है ज्यादातर? हाँ, इस तरह का सिचुएशंस किधर देखने को मिलता है? कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आपको ऐसा चीजें देखने को मिलता है? सर आप लोग बैंक लोन गारंटी के बारे में सुने हो? जैसे आप लोगों, जैसे एक छोटा सा चीज बताता हूँ, कभी भी अगर आप बैंक लोन के लिए जाओगे ना, तो बैंक लोन में बैंक आपको वैसे ही लोन दे देता है क्या? या फिर या तो आपसे कुछ मॉर्टगेज लेगा। हाँ सर, आपका कोई एसेट मॉर्टगेज करके आपको बैंक लोन दे सकता है। या फिर कई बार ऐसे होते हैं कि कोई एसेट मॉर्टगेज नहीं करता है, बट बदले में बैंक गारंटर चाहता है। जैसे मानो आप बैंक में चले गए, आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक आपको लोन देगा। फिर भी बैंक ना एक गारंटी चाहता है। क्या गारंटी चाहता है? कि भाई मुझे
इस बंदे को लोन देना है, कोई मिस्टर ए को लोन देना है या मिस्टर बी को लोन देना है, बैंक बोलेगा कि भाई कोई गारंटर लाओ, ठीक है, जिसको देख के मैं आपको लोन दूंगा। गारंटर बनना कोई नॉर्मल चीज नहीं है, हर मतलब ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे गारंटर बन जाओगे। अगर गारंटर कोई बन जाता है ना, अगर मानो कि जो बंदा लोन लिया है अगर वो फेलियर हो जाता है ना, तो बैंक वाले जो है ना वो गारंटर के प्रॉपर्टी सेल करके पैसा ले लेगा। कुछ समझ रहे हो? अरे कुछ समझ रहे? Yes, sir. ঠিক আছে, Yes, হ্যাঁ sir. স্যার বুঝতে পেরেছিস কণিকা? বুঝেছিস? বল, সবাইকে হ্যাঁ হ্যাঁ জিজ্ঞেস স্যার করছে। বুঝলাম। Okay. तो Yes, sir. Yes. ओके सर, तो बेसिकली ये एक तरीका है सर मार्केट में बिजनेस करने का। क्या होता है ना, आप लोगों को पता है सर, जब कोई किसी को लोन देता है या क्रेडिट में कोई सामान देता है तो डर लगता है कि नहीं लगता, पहले मुझे बताओ। हाँ, अगर कोई किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं तो लोन देने से पहले डर लगता है कि नहीं लगता? किस बात का डर? कि भाई पैसा वापस नहीं दिया तो? हाँ या ना? बोलो, ये डर जायज है कि नहीं है? ये जो डर है ये जायज है कि नहीं है? अगर आपको कोई किसी को Yes, sir. जायज लो है सर, अगर आज अगर बैंक आपको लोन देगा, ठीक है, तो बैंक के पास मानो आप जाते हो और बैंक को बोलते हो कि मुझे 25 लाख का लोन चाहिए। अच्छा, बैंक आपको 25 लाख का लोन क्यों देगा? बैंक आपका कौन लगता है? मामा? अच्छा, मामा भी नहीं देता है। बैंक आपका ना तो मामा लगता है, ना तो चाचा लगता है, ना तो ताऊ जी लगते हैं, कुछ भी नहीं लगते। बैंक एक प्रोफेशनल बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है। तो ये आपको क्या देख के लोन देगा? दो कारण हो सकता है, या तो बैंक सरकार से गारंटी लेता है, कई बार देखना गवर्नमेंट सब्सिडी वाइज कुछ लोन होते हैं, तो जिसमें एक्चुअली गवर्नमेंट गारंटी देता है, स्पेशली फार्मर लोन वगैरह जो होता है ना, ये सब चीजों में होता है सर। फार्मर लोन, किसान विकास बोलते हैं, या फिर आवास योजना का लोन, ऐसा बहुत सारा लोन होता है सर, जिसमें गवर्नमेंट बैंक को बोलते हैं ठीक है आप लोन दो, अगर बाई चांस फेलियर होता है तो सरकार देख लेगी, गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर। लेकिन सर मैं ये सरकार गवर्नमेंट लेवल सब्सिडी में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल लेवल में। सर आप लोग सिविल स्कोर के बारे में सुने हो? सुना है कि नहीं सुना? आज तक किसी ने सुना है? सिविल स्कोर बोल के चीज না होता है? नाम सुने पर पता नहीं क्या है। नाम सुने हो, पता नहीं क्या है। सुन लो, 2 मिनट, ज्यादा नहीं समय लूंगा। सिविल स्कोर आपका क्रेडिट वर्दीनेस को बताते हैं। किस चीज को बताते हैं सर? क्रेडिट वर्दीनेस को। अब आप बोलोगे सर ये क्रेडिट वर्दीनेस क्या है? जैसे बोलते हैं ना क्रेडिबिलिटी, ये भी एक वर्ड है, क्रेडिबिलिटी माने बैंक आपको 25 लाख का लोन देगा तो क्या आपका दम है बैंक को 25 लाख एज पर दी टर्म्स कंडीशंस, एज पर दी बैंक ने जिस इंटरेस्ट पे आपको दिया है, या टाइम पे एज पर द इंटरेस्ट, एज पर टाइम आप बैंक को रीपे करोगे? क्या गारंटी है? तो ये गारंटी बैंक सिबिल स्कोर के थ्रू से जनरेट करते हैं। अब आप बोलोगे सर सिबिल स्कोर क्या होता है? सर लोन लेने से, लोन अगर आप लेते हो और टाइम पे रीपे करने से, टाइमली रीपे करने से आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है। जो फर्स्ट टाइम लोन लेता है, जैसे कि नॉर्मली ज्यादातर केस में जो फर्स्ट टाइम लोन होल्डर होते हैं, कंज्यूमर लोन लेते हैं, कोई एक घर का टीवी खरीद लिया या मोबाइल परचेस कर लिया, ईएमआई पे होता है ना सर, ईएमआई में। तो जब आप लोग अभी सब छोटे हो सर, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद आप लोग जाओगे एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए ईएमआई के थ्रू से। जब जब भी आपको स्टार्टिंग में जॉब मिलेगा या फिर ट्रेनिंग में आपको मानो सैलरी मिल रहा है, आप सबसे पहले ना कोई बाइक लेने के लिए भागेगा, कोई आईफोन के लिए भागेगा। ये एक नेचर हो गया सर यूथ का। ठीक है सर, मेरा भी था ऑब्वियसली, गलत क्यों बोलूं, बट मैं थोड़ा सा कंट्रोलेबल इंसान था। तो बाइक लेना है, आईफोन लेना है, या फिर किसी को बहुत जल्दी है, बहुत बड़ा चाहिए, घर बनाना है, होता है सर। जिसका घर नहीं है ना उसको घर चाहिए। एक्चुअली जिसके पास जो चीज होता नहीं है वही चीज उसको चाहिए होता है, तो बंदा दौड़ेगा बैंक के पास। अब मानो घर बनाने के लिए कम से कम 20-25 लाख चाहिए, कम से कम मिनिमम। किसी को बाइक चाहिए, किसी को आईफोन चाहिए, किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को, अलग अलग लोगों का अलग अलग शौक है सर, अलग अलग जरूरत है। किसी का शौक होता है, जैसे
डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, ठीक है। आप सीए बन गए, सीएमए बन गए, सीएस बन गए, अब आपका जो गर्लफ्रेंड थे अब उनके साथ आपको शादी रचाना है, आप डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं, मलेशिया में वेडिंग करोगे या फिर राजस्थान में जोधपुर किला में जहां प्रियंका चोपड़ा शादी किया है, या उदयपुर में, ये सब डेस्टिनेशन वेडिंग का जगह है सर, ठीक है। या गोवा में भी कोई जाता है, तो डेस्टिनेशन वेडिंग में भी लाखों का करोड़ों का खर्चा होता है, कम से कम 50 लाख का खर्चा तो है डेस्टिनेशन वेडिंग। तब 50 लाख आपके पास है नहीं, तो आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा कि भाई ये बंदे को अगर लोन दिया जाए तो पहले तो इसका करंट अर्निंग देखेगा, ठीक है, कि कितना कमा लेता है, कितना कमा लेता है, उससे भी बड़ा चीज है कितना रेगुलर कमाता है। अगर जैसे कि सैलरीड पर्सन होते हैं तो उनका क्या सुविधा है कि वो रेगुलर कमाते हैं, हर महीने आपको एक सैलरी घुसता है, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जिसका जैसा हिसाब है। बिजनेसमैन का तो कोई रेगुलरिटी नहीं हो सकता सर, फिर भी बिजनेसमैन का देखा जाएगा कि वो कितना टर्नओवर एनुअल कर लेता है, ये सब चीजें देखा जाता है। लेकिन सबसे जरूरी जो चीजें होते हैं कि अगर आप एक 5,000 का चीज भी लोन पे लेते हो, क्या वो टाइम पे रिपे कर रहे हो? जितना टाइमली रिपे करोगे उतना आपका स्कोर बेहतर बनेगा। सबसे मिनिमम स्कोर होता है 300। आप देख रहे हैं सर, यहाँ पर एक 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 मीटर है, यहाँ पर देख रहे हैं सर, यहाँ पर एक 782 लिखा हुआ है, हाँ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। 300 से 900 जो होता है ना, ये एक्चुअली सिबिल स्कोर का एरिया है। 300 में तो किसी को लोन मिलेगा नहीं सर, ठीक है। मतलब अगर कोई लोन फेलियर करते हैं तो उसका स्कोर गिर जाता है, ठीक है, और क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो जाता है और आपको लोन मिलने का चांसेस दिन ब दिन डिटोरिएट होता है। माने आपको एक छोटा सा लोन भी नहीं मिलेगा, इतना जान लो। अगर आप टाइमली लोन रिपे नहीं करते, आपका लोन अगर फेलियर हो जाता है या फिर आप लोन चोरी करते हो, माने मार लेते हो, ऐसा आपका मेंटेलिटी किसी का होता है, तो उसको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। माने आप कोई बोलेगा नहीं ठीक है मैं एसबीआई में फेलियर हुआ, फिर मैं आरबी इसमें चला जाऊंगा, आईसीआईसीआई में चला जाऊंगा, वहां पर भी सेम करूंगा। नहीं सर, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि सारे के सारे बैंक आरबीआई की तरफ से बंधा हुआ है। अगर आप एक बैंक में फेलियर करोगे तो दुनिया का हर बैंक, सिर्फ बैंक नहीं एनबीएफसी को भी पता चल जाता है आप कौन हो, कितना सारा लोगों का लोन मारे हो, कितना लोन डिफॉल्ट किए हो, सब पता चल जाता है। तो आपका स्कोर गिर गिर जाता है, और जैसे ही आपका स्कोर गिर जाएगा तो आपको छोटा से बड़ा लोन कुछ नहीं मिलेगा, ना तो आईफोन मिलेगा ना तो घर बनाने का लोन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप लोग आगे जाके कभी भी कोई भी चीज ईएमआई से परचेस करते हो, अगर आपको अपना सिबिल स्कोर को हाईफाई करना है, बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड पाने के लिए भी, ठीक है, मैं तो लोन लोन चिल्ला रहा हूँ, जिसको क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का एलिजिबिलिटी भी इसी से तय होता है कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगा कि नहीं देगा, ये आपके इनकम पे एज वेल एज आपका लोन रिपेमेंट, सबसे बड़ा यही चीज है, लोन रिपेमेंट एबिलिटी कितना अच्छा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सिबिल स्कोर। और सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा आपको इजीली क्रेडिट कार्ड मिलेगा। सबसे बेहतर होता है कि 700+, ये मिनिमम अच्छा है। अगर किसी का 750 है, 800 है, 850 है, 900 के आसपास है, ठीक है, 900 मैंने बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत हाईफाई लोन चलता है उसका, ठीक है, क्रेडिट कार्ड भी यूज करता है, टाइम पे पेमेंट भी करता है, मैंने एकदम 850 900 के आसपास। 700 750 ये भी काफी अच्छे होते हैं, इसमें भी लोन लोगों को मिल जाता है। समझ रहे हो सर? हेलो? तो ये सब चीजें दिखा जाता है, ठीक है, ये सब चीजें देखा जाता है कि गारंटी की तरह काम करता है सर। आगे आप लोगों को ये सब जरूरत पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीज का जरूरत आप लोगों को, जैसे जैसे आप लोग इनकम स्टार्ट करोगे ना, आप लोगों को ये सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। आइडिया रख लो, आगे खुद प्रैक्टिकल फेस भी कर लोगे। समझ में आ गया गारंटी क्या चीज होते हैं? हाँ, यस सर। सिविल स्कोर क्लियर हुआ ना? चलो सर, कोई बात नहीं। जैसे कॉलेज प्रॉमिस स्टूडेंट्स हु विल स्कोर 95% फॉर द जॉब इन एमएनसी, ठीक है, विल स्कोर 95% फॉर द जॉब इन एमएनसी। कॉलेज स्टूडेंट को प्रॉमिस करते हैं कि जो भी 95% स्कोर करेगा उसको एमएनसी में जॉब दिया जाएगा। कंसिडरेशन नीड नॉट बी मॉनिटरी, कंसिडरेशन मॉनिटरी होगा ऐसा जरूरत नहीं है। Yet the promise for recruitment of candidate will be considered as consideration for the act of student scoring above 95%. आप लोगों के लिए भी इंस्टीट्यूट करता है, जो लोग
अच्छा स्कोर करते हैं, डिस्टिंक्शंस लाते हैं, रैंक लाते हैं, उनको इंस्टीट्यूट सबसे पहले कंपनी में प्लेस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो रैंक नहीं लाते उनको प्लेस नहीं करते, बट ऑब्वियसली जो रैंक करेगा उसको पहले भेजेगा। हाँ सर, जो रैंक होल्डर बनेगा, जो अच्छा स्कोर करेगा, डिस्टिंक्शन लाएगा, ठीक है, उनको इंस्टीट्यूट पहले कंपनी में प्लेस करेगा। मैंने एक्चुअली रैंक होल्डर को ये सुविधा होता है कि उनको फास्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, ठीक है। दैट डजंट मीन कि जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी में रैंक नहीं कर रहे हैं या सीएमए में रैंक नहीं कर रहे हैं या सीएस में, इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको भी सब कुछ मिलेगा, लेकिन सर फास्ट मूवर एडवांटेज थोड़ी ना मिलेगा। जिनको रैंक हुआ है उनको पहले मौका मिलेगा, नो डाउट। इंटरव्यू में उन्हीं को पहले भेजा जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वही बात है सर। The college promises students who will score above 95% for the job in MNC. Consideration need not be mandatory. That the promise for recruitment of candidate will be considered as consideration for the act of students scoring above 90%. तो स्टूडेंट के लिए कंसिडरेशन ये था कि रिक्रूटमेंट पाना, ठीक है। और कॉलेज ने बताया कि भाई जो 95%, कॉलेज के लिए क्या है, कॉलेज के लिए प्राउड फीलिंग आवा है कि भाई हमारा स्टूडेंट 95% स्कोर किया है ना, सीए के एग्जाम में 95%। मजाक नहीं सर, एक पेपर में होता है पूरे स्कोर में 95%, ऑल पेपर मिला के, इट्स अ रेयर केस, वेरी रेयर केस। हाँ, कोई कोई किसी पर्टिकुलर पेपर में कई बार देखा जाता है कि 90 प्लस स्कोर किया है एक आध केस में, बट पूरा 4 पेपर या 8 पेपर मिला के, या जैसे अभी 6 पेपर हुआ है, ऐसा तो 95% आज तक तो बहुत रेयर है। ठीक है सर, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये कुछ करने के बदले का कंसिडरेशन, आप ये करो बदले में आपको ये दिया जाएगा, है ना, आप वो करो आप बदले में आपको वो दिया जाएगा, ऐसे तो होता है ना। जैसे स्पिरिचुअल चिंता होता है ना कि आप यहाँ पर अच्छा काम करो, ठीक है, अच्छा काम करना मतलब ऑनेस्ट रास्ते में चलो, नेक बंदे, नेक बनो, आपको जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ठीक है। जैसे ये स्पिरिचुअल किताब बताते हैं ना कि आपको स्वर्ग मिलेगा, पुण्य अर्जन करो, ठीक है। एग्जैक्टली सर, समथिंग इन रिटर्न, आप अच्छे काम करोगे तो आपको स्वर्ग का दरवाजा मिलेगा, जन्नत जाने का मौका मिलेगा। सर बात को समझे, मैं यहाँ पर इसलिए बताता हूँ कि ये समथिंग इन रिटर्न का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, चाहे न्यू एज कॉन्सेप्ट देख लो, मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से देख लो, या पुराने सोच के साथ देख लो, समथिंग इन रिटर्न कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज देयर, ठीक है। कंसिडरेशन इज एब्स्टिनेंस ऑल्सो। अब आपके मन में चल रहा है सर एब्स्टिनेंस क्या हुआ है, एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ काम ना करने के लिए किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभिषेक promises भारती not to file suit against him if she would pay him 1 लाख, मतलब मैं तुमको 1 लाख देता हूं, मेरे अगेंस्ट में केस दर्ज मत करना, समझ रहे सर, मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में केस मत देना, बदले में तुम 1 लाख रख लो, ठीक है। तो किसी को कोर्ट में जाने से रोकना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी को कुछ करने से रोक रहे हो ना आप। जैसे अभिषेक भारती को प्रॉमिस कर रहा है नॉट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट हिम इफ शी वुड पे हिम 1 लाख, अगर वो भारती अगर अभिषेक को 1 लाख पे कर देता है तो अभिषेक भारती के अगेंस्ट पे कोई केस फाइल नहीं करेगा। हियर द एब्स्टिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ अभिषेक, ठीक है, कुछ ना करना, अभिषेक कुछ ना करने का कसम खा रहा है, पर बदले में कुछ पैसा ले रहा है, ठीक है मैं नहीं करूंगा पर बदले में आप इतना मुझे दे दो। जैसे 2 बाइकर का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या फिर एक कार एक्सीडेंट हो गया मानो, ध्यान से सुनना। अब अगर कोई कार किसी को एक्सीडेंट करेगा, मतलब किसी का डेथ नहीं हुआ है, पर मानो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, जो एग्रीव पार्टी है, मैंने जिसके साथ खराब हुआ है, जिसको चोट पहुंचा है, अब कार वाले का ही तो चिंता है ना, भले ही ऐसा हो सकता है मे बी कि जो पेडेस्ट्रियंस है या फिर जो रास्ते में चल रहा था, ठीक है, उनका ही गलती है, बट फिर भी जो कार वाले होते हैं ना, लॉ उसके अगेंस्ट में चले जाता है, क्योंकि किसी का एक्सीडेंट, किसी का डेथ के टाइम पे इमोशन सामने आ जाता है और मुश्किल हो जाता है सर। अब सर जो कार वाले हैं, जो पेडेस्ट्रियंस है, अब वो उसको बोल रहे हैं पेडेस्ट्रियंस को कि भाई रख ले 10 लाख और कोर्ट पे मत जाना, ठीक है। बंदा ने 10 लाख रख लिया और अपना मुंह चुप कर लिया और अपना ट्रीटमेंट करा के घर आ गया।
इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी बोल सकते हो आप। ओके, तो किसी को कुछ ना करने के लिए एग्री करना और उसके बदले कुछ कंसिडरेशन करना, ये भी कंसिडरेशन होता है। क्लियर? हेलो, क्लियर हो रहा है ना? एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर इसको एब्स्टिनेंस कहते हैं। बोलो सर। हेलो सर, बोलो, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। ऐसे पढ़ना पड़ता है सर लॉ। तो बेसिकली कंसिडरेशन के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन डी बात करता है। अब आप बोलोगे सर सेक्शन याद रखना है, अरे 100% याद रखना है। बिना सेक्शन का लॉ का क्या मतलब, है ना? मतलब आपको ऑलवेज नॉलेज होना चाहिए। मैं कुछ सब्जेक्ट का नाम ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, टैक्स, जीएसटी, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, ठीक है, या फिर एनी अदर लॉ, जो भी लॉ आपका सिलेबस में रहेगा। ये सब सब्जेक्ट के लिए सेक्शन का बहुत जरूरत है, और सेक्शन मेंशन करके आंसर देना आप लोगों का चैलेंज भी है, और यही दर्शाता है कि आप कितने अच्छे से लॉ को पढ़े हो। तो सेक्शन याद करने का भी जरूरत है। सर याद कैसे रहेगा? सर अपना मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बादाम खा सकते हो और एक ट्रिक्स बताता हूँ, जो भी पढ़ोगे उसको कॉपी में लिखा करो। और एक चीज बताता हूँ, क्योंकि ये लॉ है, लॉ याद रखना और लॉ को एप्लीकेशन करना कोई नॉर्मल काम नहीं है। कुछ खास लोग ही इसको कर पाते हैं, तभी आगे जाके जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, एक कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, या फिर एक अच्छा सीए बन रहे हो आप देखेंगे। जैसे सीए का बात करता हूं मैं, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, अकाउंट्स का काम करने वाले आपको मिल जाएगा, बहुत सारे अकाउंट्स मिल जाएगा आपको। लेकिन आप देखेंगे कि टैक्स कंसल्टेंसी ना एक स्पेशल नॉलेज के साथ आता है। क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारे नियम याद रखना पड़ता है। तो जैसे कि ये आपको क्रिटिकल लगेगा, ठीक है, टैक्स या कोई भी लॉ का चीज है, आपको क्रिटिकल लगेगा, बट एक चीज याद रखना, इसमें भी आपको एक कंसिडरेशन है। आज अगर आप लॉ में या टैक्स में या जीएसटी में मेहनत करते हो, ठीक है, आपका मेहनत आपका क्या हुआ? आप कुछ दे रहे हो, तो बदले में क्या चाहिए आपको? अरे इतना मेहनत से पढ़ रहे हो, पैसा कमाना है कि नहीं? सर कौन नहीं कमाना चाहता? तो आप बदले में कुछ रिटर्न चाहते हो। मैं आपको लिख के देता हूं, जो बंदा टैक्स लॉ वगैरह में मेहनत करेगा वो आगे जाके ज्यादा पैसा कमाएगा। सर क्या क्या गारंटी है इसका? बिकॉज सर लॉ का जो नॉलेजेबल बंदा है ना, इसका संख्या कम ही, मतलब ऑलवेज थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, ठीक है, चाहे वो टैक्स लॉ हो, जीएसटी लॉ हो। और जो भी ज्यादा जानते हैं उनको एक सुविधा है कि वो अच्छा कंसल्टेंट बनते हैं, ठीक है, और एक सुविधा उनको मिल जाता है कि ये सब सब्जेक्ट उनके लिए ना एक कैश काउ हो जाता है। कैश काउ समझते हो? मैंने जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा पैसा कमा के देते हैं, या जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको ज्यादा पैसा कमा के देते हैं, उसको कैश काउ बोलते हैं, ठीक है। ये एक इंग्लिश मुहावरा है, ठीक है, कैश काउ। तो इसीलिए आपको लॉ पढ़ना चाहिए, लॉ का नॉलेज डेवलप करना चाहिए, चाहे वो टैक्स लॉ हो, जीएसटी लॉ हो, या फिर कंपनी लॉ। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये आपको ज्यादा कमाने का एरिया कवर करने को देगा। अब आगे देखिए, ये चीज आप देखोगे आगे आगे, ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ मिल जाएगा सर। इसका प्रूफ अकाउंट्स वगैरह तो है ही सर, वो तो आपका एरिया है, और साथ में टैक्स लॉस वगैरह, जीएसटी वगैरह भी आपका ही एरिया है। तो आप अगर ये सभी चीजों में एक्सपर्ट बन पाते हो, तो आपका क्या बताओ सर, बोलबाला होगा। यहाँ पर और एक एग्जांपल्स मिलेगा आपको। एबीसी हैज ए शॉप ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स। एबीसी का एक इलेक्ट्रिक आइटम का दुकान है, ठीक है। अब XYZ भी बोल रहे हैं कि मैं भी एक इलेक्ट्रिक शॉप ओपन करूंगा। XYZ बता रहा है कि ठीक है, हम लोग भी एक इलेक्ट्रिक शॉप ओपन करेंगे, लेकिन कहाँ पर, कहाँ ओपन करेगा? एक एबीसी के दुकान के सामने। बात को समझे सर? जैसे मानो मैं एग्जांपल लेता हूँ, तुषार एंड सोमनाथ। आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। मान कि तुषार का एक इलेक्ट्रिक का शॉप है, ठीक है, उसी के सामने सोमनाथ बोल रहे कि हमको भी सेम दुकान इसके सामने बनाना है। अच्छा आप मुझे बताओ, दोनों दुकान आसपास में हो जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? अब तुषार का दुकान पहले से था, अब सोमनाथ नया दुकान बना लेगा, तो इफेक्ट पड़ेगा, ये सुनो।
यस सर। पड़ेगा ना। यस सर। लेकिन सर लॉ ये भी कहता है कि आप किसी को जबरदस्ती बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, ये भी संविधान में बोला हुआ है। किसी को बिजनेस करने से रोकना ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है, समझ रहे हैं सर। आप किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, अगर वो बिजनेस लीगल है ना, अगर वो पर्टिकुलर बिजनेस लीगल है तो वो पर्टिकुलर बिजनेस करने से आप किसी को नहीं रोक सकते। इलीगल होगा तो बात अलग है। किसी को अगर कोई बालिक है, बालिक माने एडल्ट है, एडल्ट को शादी करने से नहीं रोक सकता। हाँ समझा सकते हो बट रोक नहीं सकते, नियम है, ये संवैधानिक नियम है, जो है वो तो बताना पड़ेगा, है ना। हाँ माँ बाबा जरूर उसको समझा सकते हैं कि बेटा ये मत कर, बेटी वो मत कर, ठीक है, अपना बेटा बेटी है जरूर समझा सकते हैं, बट ना तो नहीं कर सकता, ये नॉलेज आप लोगों को है। तो कहने का मतलब इतना है कि आप किसी को अब जबरदस्ती, तो अब सोमनाथ, तुषार अगर तुषार मान की गुंडा है, ठीक है, तुषार थोड़ा सा मतलब पावरफुल है, बिजनेसमैन है भी, साथ में थोड़ा डॉन भी है, ठीक है। डॉन समझते हो ना, मैं हूँ डॉन, समझ रहे हैं। अब तुषार डॉनगिरी दिखा के सोमनाथ को बोल रहे हैं कि ज्यादा टेंटे मत करना, दुकान साइड पे लगा, ठीक है, दुकान साइड पे लगा। तो ये नहीं बोल सकता, लेकिन सर डील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डील। तो तुषार सोमनाथ को ये बोल सकता है कि भाई तुम कुछ पैसा रख लो और दुकान कहीं और खोल लो, कम से कम 1 किलोमीटर दूर में खोलना, ठीक है। तो यहाँ पर सोमनाथ अगर 1 लाख या 2 लाख लेके 1 किलोमीटर दूर में जाके दुकान ओपन करता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तुषार ने सोमनाथ को पैसा दिया, बदले में सोमनाथ तुषार के दुकान के सामने अपना दुकान नहीं खोला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एब्सटेन, तो सोमनाथ जैसे एग्जांपल में XYZ है, तो एक्चुअली तो सोमनाथ को एब्सटेन किया गया दुकान खोलने में। तो ये भी एक नेगेटिव बातें हैं, लेकिन ये भी कॉन्सिडरेशंस में काउंट हो सकता है। किसी को कुछ करने से रोकना, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो। हाँ सर। यस सर, यस सर। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन ऑलवेज प्रोमिसर की इच्छा से आगे बढ़ता है, मैंने जो प्रोमिसर है, जो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने का वादा करता है, उसी के हिसाब से कंसिडरेशन आगे बढ़ता है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। Thus, from the above, it can be concluded that consideration equals to promise or performance that parties exchange with each other. Promise or performance that parties exchange with each other. Form of consideration equals to some benefit, right, or profit of one party, some detriment, loss, forbearance to the other. ठीक है, जैसे यहाँ पर सोमनाथ को दुकान खोलने नहीं दिया, अब यहाँ पर सोमनाथ को भी दुकान खोलने नहीं दिया, तो ऑब्वियस बात है कि सोमनाथ को भी नुकसान है, क्योंकि वो अच्छा पोजीशन था, है ना। अच्छा, बदले में तुषार ने सोमनाथ को 2 लाख दिया था, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल ABC XYZ बोला है ना, उसको तुषार सोमनाथ की एग्जाम्पल। अब यहाँ पर सोमनाथ को तुषार ने जैसे बोला कि तुम यहाँ दुकान नहीं कर सकते, बदले में 2 लाख लो, तो ये तुषार के लिए लॉस हुआ ना 2 लाख का, ये कुछ डिट्रीमेंट तो हुआ, हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। तो कंसिडरेशन में किसी को कुछ फायदा भी होगा, किसी को कुछ लॉस भी होगा, किसी को कुछ डिट्रीमेंट भी होगा, किसी को कुछ फॉरबियरेंस भी होगा, ठीक है, किसी को कुछ बेनिफिट भी होगा, ठीक है, एक पार्टी को, दूसरे पार्टी को उसका उल्टा, है ना, किसी का जाएगा किसी का आएगा, या किसी को कुछ आएगा किसी का कुछ जाएगा। जैसे तुम पैसा देते हो बस वाले को, तो तुम्हारा पैसा जाता है, बदले में तुमको तुम्हारा डेस्टिनेशन मिलता है। बस वाले का क्या जाता है, बस वाले का तेल का खर्चा हो जाता है आपको पहुंचाने के चक्कर में, ठीक है। तो कुछ तो जाएगा कुछ तो आएगा, ये तो नियम है। हाँ, जैसे ज्यादातर लोग सोसाइटी में पैसा खर्चा करने से डर जाते हैं,
हम लोग भी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, मैं तो इंक्लूड हूँ। खर्चा करने में सबको थोड़ा सा डर लगता है, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है। तो पैसा खर्चा करने में अगर डर लगेगा तो फिर पैसा कैसे कमाओगे? क्योंकि कुछ करने से ही कुछ मिलता है। घर में पैसा को रखने से पैसा नहीं बढ़ता है। ऐसा कोई बोलते हैं ना, पैसा क्या पेड़ में उगता है, बात तो सही है, पैसा पेड़ में नहीं उगता है। पैसा कमाना एक कला है और उसके लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। जैसे मानो कि अगर आप एडुकेशन के पीछे खर्चा नहीं करोगे, एडुकेशन माने डिग्री नहीं, एडुकेशन माने शिक्षा, नॉलेज। डिग्री मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, अगर आपके पास डिग्री नहीं है बट ज्ञान है, आप जिंदगी में कुछ तो कर लोगे। बट अगर आगे आपके पास डिग्री है पर नॉलेज नहीं है, वो जो खाली डब्बा है ना, उसका कोई काम नहीं है सर। हजारों डिग्री के साथ अगर आपके पास ज्ञान नहीं है किसी पर्टिकुलर मैटर पे, तो वैसा डिग्री से तो ना डिग्री होना ही अच्छा है। बट अगर आपके पास डिग्री नहीं है पर ज्ञान है, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप जिंदगी में कभी भी एटलीस्ट, हाँ हो सकता है डिग्री विद नॉलेज इज ऑलवेज गिव यू प्रायोरिटी, ऑलवेज आपको एक फास्ट मूविंग एडवांटेज ऑल चीज में मिलेगी। बट अगर आपके पास डिग्री है पर नॉलेज नहीं, आप मुश्किल में पड़ जाओगे बहुत ज्यादा। पर आपके पास मानो डिग्री नहीं है, सिर्फ नॉलेज है, तो इस बंदे को तो कोई रोक नहीं सकता, ये भी कुछ कर लेगा, गारंटी है। इस बात का ध्यान रखना, अगर नॉलेज के पीछे पैसा खर्चा करना पड़ता है तो करो, जेन्युइन चीज के पीछे, ठीक है, करो सर, जितना जरूरत है ज्ञान के पीछे खर्चा करो। एडुकेशन ऐसा चीज है ना, ये हम हमेशा आपको, अगर आप एडुकेशन में 1% लगाओगे ना, ये आपको 100 गुना रिटर्न दे सकता है, 100 टाइम्स 1000 टाइम्स रिटर्न दे सकता है, ऐसा चीज है ये। तो अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आगे जाके आप बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, मैंने अच्छा बड़ा बिजनेस बना सकते हो, अच्छा बड़ा कंपनी में आपको प्रॉब्लम सॉल्वर माना जाएगा, आपका सैलरी हाई। आज आज आप लोग बताओ मुझे, गूगल का, ट्विटर का, या फिर यूट्यूब का, ये सब सीईओ हमारे देश का ही है ना? सुंदर पिचाई का ही मैं नाम लेता हूँ। अब क्या अमेरिका में प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं था जो सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बनाया गया? तो ऑब्वियस बात है कि सुंदर पिचाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना जानता है, तभी कंपनी उसको सीईओ बना के रखा है। और गूगल के अंडर से, सुंदर पिचाई के अंडर पे गूगल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो सुंदर पिचाई के अंदर दम है, नॉलेज है उसके पास, है ना? डिग्री तो सुंदर पिचाई जैसा आईआईटीएन सबको और भी मिल जाएगा। सुंदर पिचाई आईआईटी स्टूडेंट थे, उनके जैसा और भी आईआईटीएन है, बट क्या सारे आईआईटीएन टॉप क्लास जगह में पहुंच पाते हैं ना? तो कुछ तो खास बात है इन पे, डिग्री भी है साथ में नॉलेज भी है, यही चीज मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो बदले में आपको ऑलवेज मिलेगा, बस आप देखो कि आप कितना मेहनत दे रहे हो। चलो, अब आपको मैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन बताता हूँ। कंसिडरेशन का कुछ लीगल रूल्स है, जैसे क्या एक चीज बताया, यहाँ पर 3 पॉइंट बताया था। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है? अब ये 3 चीज एक एक करके समझते हैं, ठीक है? आराम से समझेंगे, हड़बड़ नहीं करेंगे सर, लॉ है, इसमें हड़बड़ करेंगे ना लॉ फंस जाएगा, आप लॉ में फंस जाओगे, ठीक है? नियम तो नियम की तरह काम करेगा। कंसिडरेशन में मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट का पहला पहला क्लास कर चुके हो, फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स, आपको प्रोमिसर प्रोमिसी का कॉन्सेप्ट पता चल गया, ऑफर और ऑफरी का कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो अगर बाई चांस किसी का मिस है, बार बार बोलूंगा, एक बार प्लीज देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो कि कौन होते हैं प्रोमिसर, कौन होते हैं प्रोमिसी, कौन होता है प्रोमिस, माने क्या होता है प्रोमिस, ठीक है? ऑफर क्या होता है, ऑफरर कौन होते हैं, ऑफरी कौन होते हैं, है ना? एक्सेप्टर कौन होते हैं, ठीक है? ये सभी चीज का नॉलेज आपको मैं प्रीवियस लेक्चर्स में, रिसेंट क्लासेस में देखे आया। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी or the third party at the desire or request of the promisee, offered by the promisee or the third party at the desire or request of the promisor. This implies written element of consideration. Contract of marriage in consideration of promise of settlement is enforceable. An act done at the desire of a third party is not a consideration. सर कुछ समझ में नहीं आया ना? आगे देखो, इसके ऊपर एक केस लॉ है बड़ा फेमस, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। ये सब
कोर्ट में केस लड़ा गया है सर, ठीक है, तभी ये सब केस का मेंशन चल रहा है। केस लॉ इसको बोलते हैं। आप चाहो तो गूगल करके ना ये केस आपको मिल जाएगा, आप डिटेल्स में भी देख सकते हो। ये सब ऐसे ही हवा से नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये रियल में लड़ा गया है। उसी केस आपके साथ लॉ में उसको मेंशन किया जा रहा है, रेफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, उसमें एक डिफेंडेंट था, मैंने जो अपना जिसके अगेंस्ट में केस हुआ था, और एक था प्लेंटिफ जो केस कर मतलब कोर्ट में लेके गया था, जिसने केस किया था। The defendant promised to pay to P a certain commission on articles which would be sold through their agency in a market. Market was constructed by P at the desire of the C. ठीक है, C कौन है? कलेक्टर, and not at the desire of the D. D was not bound to pay as it was without consideration and hence void. ये एक्चुअली दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस का एक समरी है जो यहाँ पर बताने का कोशिश किया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, जो जिसके अगेंस्ट में केस था, जो अपना केस को डिफेंड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बोले डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे टू पी, पी माने प्लेंटिफ जो केस को कोर्ट में लेके गया, तो डी promised to pay P a certain commission on articles which would be sold through their agency in a market. ठीक है, बट ये जो मार्केट है इसको कौन बनाया था? इसको प्लेंटिफ ने बनाया था, उन्हें पी ने बनाया था, जिसने कोर्ट में केस किया। किसके कहने पे बनाया था? सी के कहने के बनाया था। जो सी कौन है? ये थर्ड पार्टी है। मार्केट बनाया पी ने, डी के कहने पे नहीं, सी के कहने पे। The market was constructed by P at the desire of the C, not the desire of the D. So कहना ये चाहता है कि अगर P ने मार्केट बनाया C के कहने पे और केस किया D के अगेंस्ट में, ठीक है, और कमीशन डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, D promised to pay P a certain commission on article which would be sold through their agency in a market. ठीक है, तो कहना ये चाहते हैं कि मार्केट was constructed by P at the desire of the C and not the desire of the D. So D was not bound to pay as it was without consideration and hence void. क्योंकि यहाँ पर D is not the main party, because ये जो मेन बिजनेस है ये C के कहने पे P ने बनाया था, तो कमीशन D क्यों P को पे करेगा? ये कहना चाहता है। P को C को कमीशन पे करना चाहिए या फिर C P को कमीशन पे करेगा? D कौन आते हैं यहाँ पर? D यहाँ पर कोई पर्टिकुलर केस के साथ नहीं है, तो यहाँ पर कंसिडरेशन डी से मूव नहीं होना चाहिए। डी वॉज नॉट बाउंड टू पे एज इट वॉज विदाउट कंसिडरेशन, बिकॉज डी कहीं पर भी नहीं था। पूरा खेल जो था सी एंड पी के बीच में था। ठीक है, अगर कोई गारंटी वगैरह होता तो अलग बात, बट ये अचानक से नहीं टपक सकता। आपको और भी एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है, मतलब कहना ये चाहते हैं, एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ ए थर्ड पार्टी इज नॉट ए कंसिडरेशन, यानी सी यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी के डिजायर पे कुछ हो रहा है, उसका कंसिडरेशन कोई तीसरा बंदा चुका रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। लॉ ऐसी चीजों को जगह नहीं देता। तो लॉ बोलता है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो प्रॉमिस कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने का वादा कर रहा है, उनसे कंसिडरेशन का मूव होना चाहिए। ठीक है, आपको और एग्जांपल्स देता हूँ, रुको। आर सेव्स एस गुड फ्रॉम फायर, आर एस का गुड्स को आग से बचा रहा है विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। मतलब एक्चुअली आर ने एस का गुड्स को, मतलब एस का कोई गोडाउन है, वहां पर गुड्स है जिस पे आग लग गया है, तो आर एस का गुड्स को बिना पूछे ही बचाने का कोशिश किया। मैंने ना तो एस ने बताया आर को कि भाई जाओ मेरा गुड्स को बचाओ, तो क्योंकि ये वॉलेंटरी था ना, हाँ सर, आर ने जो एस का गुड्स को बचाने का कोशिश की, ये वॉलेंटरी था, यस और नो? यस सर। है ना? तो जो काम आप वॉलेंटरीली करोगे तो बदले में आप कुछ मांग सकते हैं क्या? हाँ, नहीं। अगर कोई काम आप वॉलेंटरी से करते हो, वॉलेंटरी एक्टिविटी क्या होता है?
इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं, टेम्पोररी। बंगाली में टेम्पोररी बोलते हैं। बंगाली में नहीं। टेम्पोररी नहीं सर, टेम्पोररी इज नॉट द राइट वर्ड। टेम्पोररी माने तो, टेम्पोररी नॉट द प्रॉपर वर्ड ऑफ वॉलंटरी। वॉलंटरी माने जो अपने इच्छा से किया जाता है, किसी के कहने पे नहीं, स्व इच्छा, मतलब तुम अपने मर्जी से किए हो, किसी के कहने पे नहीं किए, या किसी ने तुमको ऑर्डर नहीं दिया था, या तुमने भी किसी से ऑर्डर नहीं लिया था, तुम अपने मर्जी से किसी को कुछ दे रहे हो, किसी को सर्व कर रहे हो, ये वॉलंटरी एक्टिविटी होता है, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं स्वेच्छासेवक। ठीक है, वॉलेंटियर होता है ना, कई जगह में फंक्शंस होते हैं वॉलेंटियर होते हैं, तो क्या वॉलेंटियर को कुछ पे किया जाता है क्या? हाँ, हो सकता है वॉलेंटियर को कमिटी की तरफ से खाना खिलाया जाता है, काम कर रहा है बच्चा लोग, दैट्स इट। बट वॉलेंटियर, अगर आप वॉलेंटियर हो तो इसका मतलब आप अपने मर्जी से सेवा देने के लिए हो वहां पर, कुछ पेमेंट के लिए आप वॉलेंटियर नहीं बन सकते, तभी उसको वॉलेंटियर कहा जाता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ लोग होते हैं वॉलेंटियर का काम करते हैं, आप देखना, पार्टी का वॉलेंटियर। वो अलग बात है कि वो पार्टी का वॉलेंटियर बनते ही है कुछ मारने के लिए, पैसा वगैरह, लेकिन एक्चुअली जो पॉलिटिक्स होते हैं ना, एक्चुअल पॉलिटिक्स जो आपको आजकल देखने को मिलता है, या फिर जो टीवी में हम लोग देखते हैं, या फिर रियल लाइफ में भी हम लोग जिस तरह का पॉलिटिशियंस देखते हैं, ये हमारा ही गलती है कि हम लोग गलत लोगों को पॉलिटिशियंस बना देते हैं। बट रियल पॉलिटिक्स एक वॉलेंटरी एक्टिविटी, जिसमें बदले में कुछ बिना मांगे ही पॉलिटिशियंस आपके लिए काम करेगा, बिकॉज वो समाज सेवा का पार्ट होता है। हाँ सर, पॉलिटिक्स एक समाज सेवा है, पॉलिटिक्स कोई बिजनेस नहीं है, पॉलिटिक्स कोई पैसा कमाने का जगह नहीं है। वो अलग बात की किसी का रिलेटिव पॉलिटिक्स में है, कोई लोकल पार्टी का लीडर है, बदले में वो बड़ा बड़ा घर बना लेता है, बड़ा गाड़ी बना लेता है, वो अलग बात सर। बट वो एक्चुअल वो नहीं है, वो तो हम लोगों को गलत फहमी है, या फिर ग्रिडीनेस बोलो या जो भी बोलो। बट रियल पॉलिटिक्स तो सर वॉलंटरी होता है। तो जो भी हो, यहाँ पर आर अगर एस का गुड्स को बचा रहा है, तो यहाँ पर आर के साथ एस का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, तो आर बेसिकली यहाँ पर मेन प्रॉमिसर भी नहीं था, तो यहाँ पर आर कैन नॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड फॉर दिस सर्विस एंड एक्ट ऑफ बीइंग डन वॉलंटरी, नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक जैसे हम लोग वहां पर देखें ना कि डी यहाँ पर कुछ भी पेमेंट पी को नहीं कर सकता, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसर नॉट बाय ए थर्ड पार्टी, यही कहना चाहता है। आगे और भी देखते हैं, कंसिडरेशंस में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम, ये भी एक गजब चीज है। पहला बात क्या कहा, थोड़ा सा ट्रिकी एरिया में जा रहा हूं, ध्यान देना। पहला बात क्या, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। चलो ये तो समझ में आया, दो केस पड़ा, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस पड़ा, और एक यहाँ पर आर ने एस का गुड्स को बचाया, तो आर यहाँ पर बदले में कुछ नहीं ले सकता, कैनॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड ऑफ हिज सर्विस, समथिंग इन रिटर्न का डिमांड नहीं कर सकता, तो बिकॉज यहाँ पर एस ने उसको कुछ भी नहीं बोला था यहाँ पर, क्योंकि ये बिना कंसिडरेशन का काम था, तो आप कैसे डिमांड कर सकते हैं? तो इसलिए बोलते हैं कंसिडरेशन मस्ट बी मूव फ्रॉम द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है कि नहीं बताऊंगा? प्रोमिसर के डिजायर से ही कंसिडरेशन मूव करेगा, इस पॉइंट का दिमाग में बात चला सकते। हाँ या नहीं? हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे सर, चुप रहोगे तो इसी पॉइंट में रहेंगे। Yes, sir. हाँ বল, কেউ কিছু বলছিস মনে হচ্ছে, কেউ কিছু কোশ্চেন করলো, বল কিছু বলছিস? হ্যাঁ বললি নাকি? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक है सर। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला था? सेकंड पॉइंट बोला था कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी, प्रोमिसी, ठीक है, और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसर्स का बात नहीं कर, प्रोमिसी का बात कर रहा है। इन इंडिया consideration may proceed from the promisee or any other person who is not a party to the contract.
सर ये क्या बात हुआ, जो मेन पार्टी नहीं है उसके लिए कंसिडरेशन मूव कर सकता है, कर सकता है। द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। According to the definition, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person does something, such an act is consideration. In other words, there can be a stranger to consideration, but not a stranger to a contract. सर इस बात का ध्यान रखिएगा, इट्स अ वेरी पॉपुलर लाइन, इसको इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। There can be a stranger to a consideration, but not a stranger to a contract. जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में वही पार्टी होना चाहिए, बट कंसिडरेशन अगर कोई तीसरे को मिलेगा तो वो मिल सकता है। बात को समझे, जैसे मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पर पी और डी और सॉरी पी एंड सी मेन पार्टी था, तो डी कहां से आ गया भाई, है ना। मेन पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो डी का कहां से आ गया। सो एग्जैक्टली अब यहाँ पर मेन बात है, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में होना चाहिए, बट यहाँ पर बात कॉन्ट्रैक्ट का नहीं हो रहा है, कॉन्सिडरेशन का हो रहा है। कॉन्सिडरेशन के अंदर कोई तीसरा बंदा आ सकता है बेनिफिट के लिए। मानो कि ए बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसका बेनिफिट सी को मिल सकता है। ए बी में कॉन्ट्रैक्ट है पर उसका अगर कंसिडरेशन में कुछ बेनिफिट है तो वो सी को मिल सकता है। मेन कॉन्ट्रैक्ट ए और बी में हुआ है पर फिर भी सी को बेनिफिट मिल सकता है। एग्जाम्पल फेमस केस लॉ इसका, साउथ इंडियन केस में भी नाम तो साउथ इंडियन ही है, चिन्नाया वर्सेस रमैया। तो वेरी फेमस केस 1882 का, चिन्नाया वर्सेस रमैया। साउथ में ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है, थोड़ा सा हर चीज में एक या लगाया जाता है, आई आई या। और बचपन में हम लोग शक्तिमान देखते थे तो उसमें एक साउथ इंडियन कैरेक्टर था, एक तमिल कैरेक्टर था किसी का, आप लोग देखे हो कभी शक्तिमान। हम लोग जब छोटे थे शक्तिमान बड़ा पॉपुलर था। शक्तिमान अभी भी चलता है क्या टीवी में शक्तिमान? पता नहीं सर। तो उसमें एक कैरेक्टर था तमिलनाडु का, क्या बोले सर, चलता है शक्तिमान? नहीं सर, नहीं चलता। नहीं चलता है। तो उसमें एक तमिल कैरेक्टर था, उसको हिंदी बोलने को नहीं बोलता था, तो उसने बोलता आई आई ऐसा करके हिंदी बोलता था। मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होएगा, मतलब वो कुछ इस तरह का टोन यूज करते हैं, आई आई हाँ मुझे लगता है। तो ऐसे नाम में ही पता चलता है, चिन्नैया रमैया। चलो ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली चिन्नैया और रमाई का केस क्या है, एन ओल्ड लेडी मेड ए गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। एक लेडी अपने बच्ची को, मतलब अपने डॉटर को, कन्या, ठीक है, कन्या माने मेन, old lady made a gift of her property to her daughter with the direction to pay a certain sum of money to the maternal uncle। माने ओल्ड लेडी अपने बेटी को प्रॉपर्टी गिफ्ट किया और बोला कि अपने मामा को भी इस प्रॉपर्टी से भाग देना, बाय वे ऑफ एन्युटी। एन्युटी माने एवरी ईयर या फिर एवरी मंथ। माने अगर आप एक किसी को कोई पर्टिकुलर अमाउंट पर मंथ या पर ईयर, एक पीरियडिकल, एन्युटी का एक्चुअली इंग्लिश में मतलब होता है सिमिलर पीरियडिकल अमाउंट। जैसे आप देखना ये सब फाइनेंशियल वर्ल्ड में, आप अगर बैंक में कोई एफडी करते हो, बैंक आपको एक मंथली इंटरेस्ट देता है, या बैंक में अगर आप कोई आरडी करते हो, रिकरिंग डिपॉजिट रखते हो, तो बैंक से आपको एवरी मंथ आपको एक सर्टेन अमाउंट आपको जमा करना पड़ता है। तो जब भी आप कोई पैसा किसी को देते हो या किसी से इंटरेस्ट में लेते हो और हर मंथ या हर साल आपको एक सिमिलर पीरियडिकल अमाउंट मिलता है ना, उसे एन्युटी कहते हैं। एन्युटी का कोई क्लास आप लोग मैम के पास, जो लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर करेगा, मतलब जो लोग मैम के पास मैथ्स पढ़ते हैं फाउंडेशन लेवल में, उनको मिलेगा। और जो लोग मेरे पास फाइनेंस पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस का क्लास मैं ही लेता हूँ और मैम फाउंडेशन लेवल में स्पेशली सीए वाले को पढ़ाते हैं, ठीक है, सीए स्टूडेंट्स को टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के एक चैप्टर होते हैं उसमें पढ़ाते हैं। और मेरे पास जो लोग फाइनेंस पढ़ते हैं उनको मैं ये चैप्टर कराता हूँ, ठीक है, सेम ही चीज है।
बस वहां पर थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में ज्यादा है और यहाँ पर थोड़ा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में ज्यादा है, एक ही चीज है। तो वहां पर सिखाया जाता है एनुइटी कैलकुलेशंस कैसे होता है, ठीक है। और फाइनेंस का पेपर नॉर्मली इंटरमीडिएट में होता है, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल, तो ये सिखाया जाता है इंटरमीडिएट लेवल में। और जो लोग सीए मैथ्स करते हो फाउंडेशन लेवल में, उसे भी फाइनेंस मैथ्स सीखने को मौका मिलता है, एनुइटी कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ सर कि ओल्ड लेडी ने अपने बेटी को बोला कि अपने मामा को प्रॉपर्टी के पार्ट से एक सर्टेन अमाउंट देते रहना। ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर। ब्रदर बने किसका ब्रदर? ओल्ड लेडी का ब्रदर है ना, एग्रीइंग टू पे एनुइटी, ठीक है। और डॉटर का मामा है, मामा मैटरनल अंकल है ना। द डॉटर डिड नॉट हाउएवर पे द एनुइटी, मैंने जो मंथली या एनुअल पेमेंट करना था वो बाद में ये बेटी जो है ना नहीं दिया अपने मामा को। अब अंकल जो है वो केस कर दिया, अंकल केस कर दिया to recover it. It was held that there was a sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter. अब यहां पर बात को समझो, मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या मामा के साथ किसी का कॉन्ट्रैक्ट था? क्या यहाँ पर मामा मेन पार्टी है सर? प्लीज चलिए। नो सर। मेन पार्टी कौन है? ओल्ड लेडी एंड उसका डॉटर, है ना। तो मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसका जो भी कंसिडरेशन है, सर ये गिफ्ट है, ठीक है, प्रॉपर्टी गिफ्ट में देता है ना सर। तो जो भी यहाँ पर मूवमेंट हुआ है वो मूवमेंट ओल्ड लेडी एंड डॉटर के बीच में है। तो यहाँ पर मामा जी जो है ना सर, ये कंसिडरेशन का बेनिफिट लेगा, मेन कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ नहीं है और ये मेन कॉन्ट्रैक्ट पार्टी बन भी नहीं सकता, बट यहाँ पर कंसिडरेशन का बेनिफिट इनको बिल्कुल मिलेगा। इनको अगर डॉटर ने नहीं दिया ना तो डॉटर ने गलती किया। डॉटर ने क्या सोचा, भाई माँ ने मेरे को दिया, अब मैं ना दूं तो माँ तो सर बूढ़ा हो गया, उनका क्या। लेकिन नहीं सर, अगर माँ ने ये चीज बोला है और इसको बाद में राइटिंग में साइन भी किया गया है कि इस हिस्से से मामा को दिया जाएगा, तो ये बात डॉटर को भी मानना पड़ेगा और उसको अपने मामा को रेगुलरली पे करना चाहिए था वैल्यू से। लेकिन यहाँ पर भांजी ने नहीं किया, है ना, भांजी ने नहीं किया, मामा का भांजी यहाँ पर मामा को यहाँ पर थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया था। तो बाद में मामा ने क्लेम कर लिया कोर्ट में जाके, और सफिशिएंट रीजन है इस कॉन्सिडरेशन में, मामा का सफिशिएंट रीजन है क्लेम करने का, और बाद में रिकवर मिला उनको। यही है चिन्नाया वर्सेस रमैया। और ये केस हमें क्या सिखाता है? ये केस हमें ये सिखाता है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यहाँ पर डॉटर कौन था? प्रोमिसी। प्रोमिसर कौन था? ओल्ड लेडी, है ना। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए ये पॉइंट याद रखना, देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के साथ होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं है। बट अगर कंसिडरेशन का बेनिफिट किसी तीसरे आदमी को मिलेगा, ठीक है, जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर माने जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट नहीं है। यहाँ पर मामा कौन है? स्ट्रेंजर है। यहाँ पर मामा स्ट्रेंजर है, बट स्ट्रेंजर होने के नाते भी वो कंसिडरेशन का भाग उसको मिलेगा। क्लियर है? समझ में आया? बोलो। नो सर या हाँ सर? यस सर। यस सर। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन होते हैं सर। सर बहुत सिंपल है, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी समझाया गया था, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जिसका परफॉर्मेंस कंप्लीट है उसको एग्जीक्यूटेड बोलते हैं, जिसका परफॉर्मेंस बाकी है उसको एग्जीक्यूटरी बोलते हैं। सर परफॉर्मेंस माने, सर परफॉर्मेंस माने जो काम करना था, जो डील हुआ था, अगर डील कंप्लीटेड है तो एग्जीक्यूटेड,
अगर डील में किसी का भी हिस्सा बाकी है, एग्जीक्यूटरी, जैसे एग्जांपल दिया है, ए पेज 5,000 टू बी एंड बी promises to deliver to him certain quantity of it within a month. In this case, A pays the amount, whereas B merely makes a promise. Therefore, the consideration paid by A is executed, whereas the consideration promised by B is executory. माने A ने B को promise किया था deliver in certain quantity of wheat within a month. ठीक है, एक महीने के अंदर हमें एक certain quantity of wheat माने गेहूं माने गॉम, ठीक है, हमें गॉम भेज देना, ठीक है. नाउ द पॉइंट इज दैट ये आटा, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है कि व्हीट बेचने के लिए बोला गया था, ए ने पेमेंट कर दिया 5,000 टका, ए ने पेमेंट कर दिया, लेकिन बी ने अभी भी अपना काम कंप्लीट नहीं किया, मतलब अभी भी व्हीट से नहीं भेजा उसको. तो ए का काम कंप्लीटेड है, तो ए के तरफ से कंसिडरेशन को क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेड. बट बी के तरफ से क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी. माने जिसके तरफ से काम बाकी है उसके तरफ से एग्जीक्यूटरी, जिसके तरफ से काम कंप्लीटेड है एग्जीक्यूटेड. वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ भी नहीं था. अरे यस और नो, ये तो क्लियर है. यस सर. कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. सर कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, कंसिडरेशन प्रेजेंट का भी हो सकता है, कंसिडरेशन फ्यूचर का भी हो सकता है. अगर तुमने पहले किसी का नमक खाया तो अभी उसका काम कर सकते हो. अरे ऐसे बोलते हैं ना कि भाई मैंने उनका नमक खाया, नमक खाया मैंने, तुमने कभी किसी से कोई बेनिफिट लिया था, तो आज तुमको बदले में उसका काम करना पड़ेगा. इसको क्या बोलेंगे, पास्ट कंसिडरेशन. समझ रहे कि नहीं समझ रहे. अगर तुमने पहले कभी किसी का कोई किसी से कोई बेनिफिट पहले लिए थे तो आज आप उनको चुका दो, है ना. अगर किसी से को पैसे पहले उधार लिए थे तो आप पेमेंट कर दो. अगर किसी से कोई पहले किसी भी तरह का बेनिफिट तुमने लिया था, आज उसका चुकता कर दो, है ना. वही बात कर रहे हैं. पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन अभी से तुम उसका पेमेंट कर सकते हो. जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं. ए परफॉर्म सम सर्विस टू बी एट हिज डिजायर, आफ्टर अ वीक बी प्रॉमिसेस टू कंपेंसेट ए फॉर द वर्क डन बाय हिम. इट इज सेड टू बी पास्ट कंसिडरेशन, माने ए ने पहले काम किया, बी ने बाद में पेमेंट किया, है ना. जैसे हम लोगों के घर में जो काम वाली भाई काम करते हैं, है ना, मौसी दीदी जो भी बोलते हैं हम लोग, मैंने बेसिकली घर का जो काम करने वाले, वो पूरा महीना काम कर लेते हैं, फिर हम लोग पेमेंट करते हैं. तो पहले उसने काम किया फिर हमने पेमेंट किया. ऐसा बहुत एग्जांपल्स है. एक कैश सेल ऑफ गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंसिडरेशन. दुकानदार के पास गए, दुकानदार आपको मोबाइल दिया, आपने दुकानदार को पेमेंट कर दी. दुकानदार के पास गए, आप उनको ग्रोसरी, वो आपको ग्रोसरी सेल किया, आप उनको पेमेंट कर दिए. मतलब एकदम हैंड टू हैंड. इट्स अ प्रेजेंट कंसिडरेशन. और पास्ट कंसिडरेशन मैंने जो भी काम आपने पहले किया उसका आज आप भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आज आपको उसका कंसिडरेशन मिल रहा है. यानी आपने काम पहले कर लिया लेकिन पेमेंट आपको अभी मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है. या फिर आपने पहले किसी से कोई बेनिफिट लिया, आप आज चुकता कर रहे हो, समथिंग लाइक. अच्छा, कंसिडरेशन एडिक्वेट होना मैंडेटरी नहीं है, बात का समझना. कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. मतलब ये लॉ में कहीं लिखा नहीं है कि जितने का वैल्यू है पूरा का पूरा वैल्यू ही रिटर्न करना पड़ेगा. माने किसी से 10 लाख का चीज लेके उसको आप 5 लाख पे कर रहे हो, ठीक है, तो चल सकता है, ये मे बी, इट्स ओके. Consideration need not be of any particular value. It need not be approximately of equal value with the promise for which it is exchanged, but it must be something which the law would regard as having some value. Law ये बात कहीं पर भी नहीं बोला है कि inadequate consideration नहीं हो सकता. मैंने जिस चीज का वैल्यू 10 लाख है, अगर कोई बंदा अपना 10 लाख का चीज को 1 लाख में बेच रहा है, बेच सकता है, उसका मर्जी. हाँ सर, 10 लाख का चीज को आप 1 लाख में बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लॉ इस पे कोई मना नहीं करता. अच्छा, 1 टका में भी बेच सकते हो. इसीलिए ये रूल है कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ₹1 होना चाहिए. जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में इसको लेके बड़ा बवाल हुआ था. टाटा जब हमारे वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री लगाने के लिए आया था, ये बहुत ही बड़ा केस है एक, ज्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा.
आप लोग शायद टीवी में खबर में देखे होंगे, सिंगूर बोल के कोलकाता से 35-40 किलोमीटर दूर में एक जगह है, ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दिल्ली रोड जिधर से गुजरते हैं उसी रास्ते में पड़ता है, ठीक है, कोलकाता दिल्ली जो रोड है उसी रास्ते में पड़ता है, एनएच में। ये फैक्ट्री अभी नहीं है, और करेंटली ये फैक्ट्री और नहीं है, ये फैक्ट्री को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। टाटा का ये फैक्ट्री बन गया था सर, लेकिन इस फैक्ट्री को करीब 1000 एकड़ जमीन था, 1000 एकड़। इसमें काफी सारे एरिया गवर्नमेंट का भी था, मतलब ऑन दैट टाइम जब ये केस बना था तब 2009-10 का बात है सर। उस टाइम पे वेस्ट बंगाल को लीड करता था सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल जो पार्टी थी, करेंटली टीएमसी है, उससे पहले का। तो सीपीआईएम पार्टी ने, मैंने गवर्नमेंट ने, पार्टी तो नहीं, पार्टी जो गवर्नमेंट चलाता है, ₹1 में टाटा को ये जमीन दिया था, मतलब जो सरकारी जमीन थे, जो प्राइवेट जमीन थे सरकार टाटा ने उनसे खरीदा था, ऐसा ही कुछ डील था। लेकिन इतना बवाल हुआ, बहुत सारा चीजें अभी भी बाहर नहीं आए। तो कहने का मतलब है, अगर अब आप बोलोगे सर सरकार ने क्यों दिया था, क्योंकि सीपीएम के जमाने में एक प्रॉब्लम क्या हो गया था वेस्ट बंगाल में, अब अभी भी प्रॉब्लम और ज्यादा है, लेकिन सीपीएम टाइम पे एक प्रॉब्लम जो जनरेट हुआ था जिसका भुगतान आज भी चल रहा है, कि वेस्ट बंगाल में एंटी बिजनेस सिचुएशंस बन गया, एंटी इंडस्ट्री, एंटी बिजनेस, ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल में कोई भी बड़ा कंपनी आने के लिए रेडी नहीं था। आज भी वही प्रॉब्लम है, ये जो पुराने समय में जो गलती हो गया ना सर, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स वेस्ट बंगाल का जो गलती कर दिया, उसका असर आज भी वेस्ट बंगाल को भुगतना पड़ रहा है, कि वेस्ट बंगाल एक एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में चल रहा है, एंटी बिजनेस मेंटेलिटी। माने रोम रोम में यहाँ पर इतना पॉलिटिकल चमचागिरी चलता है ना लोगों के अंदर, माने बस पार्टी के अंदर रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी। अरे भाई पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कहाँ से मिलेगा, ये समझने का दम तक नहीं है लोगों के अंदर, कि देश में बिजनेस डेवलप होना चाहिए, तब होगा। तो क्या हुआ कि सीपीएम का मेन प्रॉब्लम था, उनको जॉब मतलब रेडी करने में नाकाम रह गया। तो एंड में जाके सीपीएम के पास एक ही इक्का था, इक्का मैंने जानते हो ना, ठीक है, वो कार्ड गेम में होता है ना, इक्का था। टाटा को बहुत मेहनत से बुलाया था, टाटा ऐसे ही वेस्ट बंगाल को पसंद करता है क्योंकि उनका पहला हेडक्वार्टर कोलकाता ही हुआ करता था। टाटा सेंटर आज भी धर्मतला में है, जो कोलकाता का पहला, कोलकाता का क्या, इंडिया का शायद पहला टॉलेस्ट बिल्डिंग था, 27 स्टोरी, 27 या 30 स्टोरेड बिल्डिंग था। आज भी धर्मतला में जाओगे, उस एरिया का एक नाम है, चौरंगी बोलते हैं उसको, विक्टोरिया के रास्ते के आसपास में, आज भी टाटा सेंटर एकदम ऊंचाई से खड़े हैं। बट उस जमाने में इंडिया का पहला, आई थिंक इंडिया का पहला टॉलेस्ट बिल्डिंग वही था। वेस्ट बंगाल का तो था ही, इंडिया का भी शायद था, टाटा सेंटर यहाँ पर बना था। तो टाटा वेस्ट बंगाल में हमेशा रहना चाहता था, लेकिन सर यहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशंस, टाटा क्या किसी को भी रहने नहीं दिया, सब चला गया। पता नहीं ये पॉलिटिक्स में क्या है बंगाल में, मतलब यहाँ के लोगों को समझना चाहिए, मतलब बात बात में झंडा पकड़ना पॉलिटिकल पार्टी का, मतलब कोई रीजन नहीं है, बस अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोग करते हैं। अच्छा बुराई कोई नहीं सोचता है कि भाई गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी करना, हम उनको, वो अच्छा काम करे हम वोट देंगे, हमारे लिए जॉब रेडी करे, हमारे लिए बिजनेस रेडी करे, हम वोट देंगे, ठीक है, हमारे लिए सुविधा देंगे, हम वोट देंगे, सिंपल बात है। लेकिन यहाँ बात ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं चाहिए, बस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट चाहिए कि अब भाई तुम्हारे फैमिली को मैं देख लूंगा, प्रोटेक्शन दे दूंगा, तुम हमारे पार्टी में आ जाओ। गजब का है सर, रिश्ता क्या कहलाता है। तो जो भी हो, अब लास्ट में 1 टका में जमीन देना पड़ा था, लेकिन इतना बवाल ममता दीदी ने खड़ा कर दिया कि एग्रीकल्चरल लैंड है, इसमें इंडस्ट्री कैसे बनाएगा, क्योंकि ममता दीदी को भी इक्का चाहिए था। लेकिन अल्टीमेट देखो सर, ममता दीदी यहाँ पर एक तरह का प्रॉब्लम भी क्रिएट किया, उसका पॉलिटिकल फायदा हो गया, लेकिन टाटा अल्टीमेटली वेस्ट बंगाल छोड़ के गुजरात चला गया। नरेंद्र मोदी ऑन दैट टाइम गुजरात के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम होने के नाते अपना फायदा उठा लिया, बोले भाई आप अगर वेस्ट बंगाल छोड़ना चाहते हो, टाटा तो छोड़ना ही चाह रहा था बिकॉज इतना प्रॉब्लम है, कौन वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री बनाएगा। तो उस सिंपल
गुजरात सीएम को मतलब चिट्ठी लिखा, सीएम बोला कि आप इमीडिएटली गुजरात आ जाओ, जमीन रेडी है, आपको अभी दे देंगे। हाँ, संगे संग दे दिया था, विदाउट मतलब लॉसिंग एनी टाइम। एक दिन में वादा किया था नरेंद्र मोदी ऑन दैट टाइम गुजरात सीएम, और उनके पास जमीन पहले से रेडी था, और वो टाटा को संगे संग बात कहना जितना, आज भी वो जगह जहां पर फैक्ट्री बना है गुजरात का सानंद में। अब पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसे बनाना चाहिए ये देखना चाहिए सर, मतलब मैनेजमेंट कंप्लीटली फेलियर है, और यहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो सीरियसली खराब को खराब ही बोलेंगे ना, और हम लोग यहीं के लोग हैं तो हम लोग भी इसका हिस्सा है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मिनिमम 1 रुपये में जमीन देगा। तो लॉ कहता है कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। ऐसे तो वो जमीन करोड़ों का है, 100 करोड़ का जमीन है ना, 20-30 करोड़ का जमीन है, लेकिन टाटा को पश्चिम बंगाल सरकार दिया था उसको 1 टका में, बदले में टाटा यहाँ पर फैक्ट्री बनाता, एक छोटा मोटा जमशेदपुर बन जाता, यहाँ का जॉब क्रिएशन हो जाता। यही सीपीएम का लास्ट चांस था, पर लोग भी समझ गए थे कि और समय इतना दिन में नहीं किए। 77 से सीपीएम का सरकार चल रहा था, फ्रॉम 1977 से लेके 2011। डेमोक्रेसी में आज तक दुनिया के हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ है कि लगातार 34 इयर्स कोई पर्टिकुलर एक सरकार चलाया है, डेमोक्रेसी में नहीं हुआ है। सोशलिज्म में हुआ है, चाइना में चलता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में इंडिया में दूसरे किसी स्टेट में नहीं हुआ है, एक वेस्ट बंगाल में अभी तक का सबसे हाईएस्ट है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी 34 साल एक स्टेट को राज किया है। समझ रहे हो क्या डेमोक्रेसी है? सर आप इतना पॉलिटिकल बातें क्यों कर रहे हो? चलो लॉ में आ जाते हैं, सॉरी सर। अच्छा आप लोग कनेक्टेड हो सर, समझ में आ रहा है कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। मैं इसको बताने के लिए पूरा टाटा और सिंगूर का कहानी आप लोगों को बता दी। हो जाएगा अजय की ना? Yes, sir. Sir. X promises to sell a house worth ₹6 lakhs for ₹1 lakh। दे सकता है भाई, मेरा घर 6 लाख का चीज मैं 1 लाख में दे सकता हूँ, लेकिन सर इसका प्रॉब्लम आपको बाद में पता चलेगा कि कोई अगर अपना चीज कम दाम में बेच रहा है तो कई बार ना टैक्स को चोरी करने के लिए बेचता है, ठीक है। सो इनकम टैक्स जब पढ़ोगे या जीएसटी जब करोगे तब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में सरकार का अलग नियम है, तब आप लोगों को अलग से पता लग जाएगा, अभी इसको छोड़ो, ठीक है। Performance of what one is legally bound to perform. Performance of what one is legally bound to perform. Consideration must not be performance of existing duty. Consideration must not be performance of existing duty. The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract. Hence, a promise to pay money to a witness is void, for it is without considerations. Hence, such a contract is void for want of consideration. Similarly, an agreement by client to pay his counsel after the latter has been engaged a certain sum over and above the fee in the event of success of the case would be void, since it is without consideration. माने कहना क्या चाहता है? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। माने जैसे कि आप लोग कोर्ट में केस देखते हो ना, और आप लोगों को पता है ना विटनेस को खरीद लिया जाता है, विटनेस बिक जाता है ना, बड़े बड़े केसेस है, बॉलीवुड स्टार का केसेस है, नाम भी ले सकता हूँ, क्या दिक्कत है, दुनिया जानते हैं। आप लोग अभी फैन हो सकते हैं, कोई सलमान का फैन, अरे कोई है सलमान का फैन हो तो कोई बात नहीं सर, लेकिन सलमान खान के अगेंस्ट में एक बड़ा केस है, एक नहीं 2-3 केस हैं। एक तो राजस्थान में जोधपुर में ब्लैक हिरन को मारा था, शिकार किया था, पता नहीं क्या शौक चढ़ गया था, और वो इंडेंजर्ड है, फॉरेस्ट एक्ट या फिर इंडेंजर्ड एक्ट में उनको दिक्कतें हैं। सबसे बड़ा जो केस है बॉम्बे के रास्ते में ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, वो भी फुटपाथ में सोया हुआ कुछ बंदा मर गया था, फुटपाथ में गाड़ी उठा दिया था, लेकिन अभी भी उनका जेल नहीं हुआ क्योंकि विटनेस कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। सो आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब मेरे पास प्रूफ नहीं है, कोर्ट के पास भी, कोर्ट प्रूफ मांगता है, तो विटनेस जब तक हाँ नहीं बोलेगा तब तक नहीं। जैसे संजय दत्त ने अपना गलती को कबूल किया, 94 का बॉम्ब ब्लास्ट इन बॉम्बे, दाऊद इब्राहिम के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन था ऐसा, तो उसने माना उसके घर से बंदूक वगैरह मिला था जो अंडरवर्ल्ड डॉन लोग का था, तो वो सेफ्टी के लिए रखा था, लेकिन
इलीगल चीज पे इलीगल है ना, इलीगल तो इलीगल है, आप खराब चीज को साथ क्यों दोगे। तो बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का एक अलग ही कहानी है, छोड़ो से। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि संजय दत्त ने तो जेल का सजा कट लिया 5 साल का, लेकिन सलमान खान का अभी भी केस बाकी है। तो कहीं ना कहीं वो केस चल रहा है अभी भी कोर्ट में, फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, छूट तो नहीं मिला उसको अभी भी। तो जो भी हो, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि विटनेस खरीदना, अगर कोई खरीद रहा है, आई डोंट नो कि सलमान खान विटनेस को खरीदा है कि सच में चल रहा है, आई डोंट नो, मैं जस्ट एग्जाम्पल लिया क्योंकि कुछ कुछ रिपोर्ट बताते हैं जो मेरे पास पता नहीं सर, मैं प्रूव नहीं कैसे बता सकता। लेकिन कहना ये चाहते हैं कि अगर आप विटनेस को छुपाते हो, खरीद लेते हो, ये इलीगल है। मैंने किसी को पैसा देके विटनेस खरीदना इलीगल है। तो परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ठीक है, ये इसका जो कंसिडरेशन है ये वॉइड है, वॉइड माने कैंसिल है। भले ही आप किसी विटनेस को खरीद लेते हो, बदले में पेमेंट करते हो, बट सर ये गलत है। इसलिए बोला प्रॉमिस टू पे मनी टू अ विटनेस इज वॉइड फॉर इज विदाउट कंसिडरेशन, बिकॉज ये विदाउट कंसिडरेशन है, बिकॉज ये वो लीगली बाउंड है अपना ड्यूटी निभाने के लिए। ये सिटीजन का नैतिक एक ऑब्लिगेशन है, नैतिक दायित्व तो बोलते हैं ना, कर्तव्य है उसका। सिमिलरली कोई लॉयर अगर आपको केस जिताते हैं, उसका जो फीस है आप उसको देते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक है, वो कंसिडरेशन। बट फीस से ज्यादा अगर आप कुछ देते हो ना, वो गिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसा जो अगर आप दोगे ना फीस के नाम पे, वो इलीगल है। इसलिए क्या कहा, एग्रीमेंट बाय ए क्लाइंट टू पे टू हिज काउंसिल आफ्टर द लैटर हैज बीन एंगेज्ड, लैटर माने काउंसिल, a certain sum over and above the fee, फी से ज्यादा पैसा इन द इवेंट ऑफ सक्सेस ऑफ द केस, माने कोर्ट केस जीत गए तो इसके लिए ज्यादा पेमेंट करेंगे, ये गलत बात है। आप अपना फीस लो भाई, मतलब स्टूडेंट को ये कहना कि पढ़ोगे ठीक है, पास करोगे तो और ज्यादा देना पड़ेगा, ये सही बात रहेगा क्या, क्या बोलते हो। माने कोई स्टूडेंट पास कर जाए तो उसको एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा, बात ऐसा चल रहा है कि ये आपको ठीक लग रहा है बात। अरे बोलो हाँ या ना। सर अगर क्लाइंट खुद से दे रहे हैं एज ए गिफ्ट तो वो भी इलीगल है क्या? नहीं सर, गिफ्ट चलेगा बट फीस के नाम पे नहीं चलेगा। गिफ्ट चलेगा, फीस के नाम पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोई प्यार से किसी को गिफ्ट दे ही सकता है, उसमें भी लिमिट है, 50,000 तक का गिफ्ट चलेगा, उसको ज्यादा करेगा तो टैक्सेबल है। ठीक है, कोई किसी को प्यार से अपना फैमिली रिलेशन में गिफ्ट चल सकता है, हाँ भाई हमारा पर्सनल रिश्ता है। बट फीस के नाम पे नहीं दे सकते आप, मतलब जिसको देखने में फीस ही लग रहा है कि भाई क्यों दिया इतना, मतलब जी केस जीत गया तो कोई किसी को ऑडी गिफ्ट कर दिया, मर्सिडीज बेंज गिफ्ट कर दिया, बड़े बड़े केस में होता है ना, कहाँ से मिला, क्यों लिए, इलीगल है, क्या क्या कनेक्शन है, किस बात से लिए, कौन लगता है आपका। अगर कोई प्रॉब्लम में फंसता है तो सारा चीज देखा जा सकता है, समझ रहे हो। फिर बाद में पता चल ही जाएगा कि कोर्ट में केस जिताया था तो लिया था। तो सर वॉइड है, सिंपल बात है, ये सब एक्चुअली वॉइड है। अब होता है वो अलग बात है, वो अपने फीस से अपना काम करे, दैट्स डिफरेंट। Where a person promises to do more that he is legally bound to do, such a promise is provided it is not opposed to public policy, is a good consideration. It should not be vague or uncertain. जहां पर person promises to do more that he is legally bound to do, such a promise is provided it is not opposed to public policy, माने ऐसा कुछ ना करो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, ठीक है। और वो कंसिडरेशन गुड कंसिडरेशन, माने बदले में आप हमेशा सही कंसिडरेशन चीज पे करो, माने कोई इलीगल चीज ना करो, किसी को बदले में ब्राइब देना, बदले में घूस देना, या फिर कोकेन देना, ड्रग्स देना, ऐसा कुछ ना करो। और जो भी कंसिडरेशन है वो क्लियर कट और एकदम मतलब वेग या अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, बस इतना कहना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूसरी, मैंने ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए कि जो वास्तव में ना हो, कि अगर तुम मेरे लिए ये करोगे तो बदले में मैं तुमको चांद तारे में लेके जाऊंगा, ठीक है। ये प्रॉमिस से डिस्कवर टू ट्रेजर बाय मैजिक, ए बी को प्रॉमिस कर रहा है मानो कि अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो तुमको मैजिक के थ्रू से ट्रेजर दे दूंगा, ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकते आप। ब्रिंगिंग द डेड पर्सन टू लाइफ अगेन, कोई मरा हुआ इंसान को जिंदा कर देंगे, ऐसा प्रॉमिस कोई किसी को नहीं कर सकता, ये सब इल्यूशन है, ठीक है। तो एकदम क्लियर कट बोला है सर, कंसिडरेशन क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट है आज का, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी।
जैसे अगर कोई कंसिडरेशन में बोल रहे कि अगर तुम ये काम करते हो तो बदले में तुमको मैं ताजमहल बेच दूंगा, ठीक है, तो क्या कोई किसी को ताजमहल बेच सकता है? ताजमहल किसी का पापा का थोड़ी है। हाँ सर, या विक्टोरिया मेमोरियल किसी का पापा का थोड़ी है, ये सब सरकारी संपत्ति है। हाँ सर, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसे इसके ऊपर मूवी बना है ना, ताजमहल बेचने का, ओरिजिनल कहानी है, ओरिजिनल केस है इसका। ताजमहल बेचने को निकला था फॉरेनर को, इसका ऊपर बताया गया, बंटी और बबली मूवी में बताया गया। रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन एंड अमिताभ बच्चन उस मूवी में किया है। वो एक बहुत फेमस गाना भी है, कजरा रे तेरे कारे नैना। आप लोग शायद सुने हो गाना, पुराना है थोड़ा, मे बी 2009-10 मे बी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। कजरा रे जो भी हो, उस मूवी का ही गाना है, उसमें वो आइटम सॉन्ग था, लेकिन मेन मूवी का कहानी था वो ताजमहल बेच रहा था, और वो भी ओरिजिनल घटना से ये प्रेरित है। तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मैंने जो चीज पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, अनलॉफुल चीजें नाम नहीं कर सकते, इमोरल एक्टिविटी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर एबीसी लिमिटेड प्रोमिसेस टू गिव जॉब टू मिस्टर एक्स इन ए गवर्नमेंट बैंक अगेंस्ट पेमेंट ऑफ ₹50,000 इज वॉइड। जॉब दिलाने के लिए कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अंदर से काम करते हैं, और वो आके बोलते हैं किसी को आस पड़ोस में कि ठीक है मेरा कनेक्शन है, आप मुझे 5 लाख दो, हमको जॉब लगा देते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता, ये सब अनलॉफुल काम है ना। ऐसा बहुत सारे लोग फंसे हैं रिसेंटली वेस्ट बंगाल में, हाई कोर्ट में केस पे केस चल रहा है। सरकारी ऑफिसर जो अंदर में है उनको पैसा देके, पैसा का मतलब क्या बताएं सर, छोड़ो, आप लोगों को पता है क्या चल रहा है जॉब को लेके वेस्ट बंगाल में। सो ये सब कंसिडरेशंस में इलीगल है, और उसी के ऊपर केस चल रहा है। आप लोग देख रहे हो रियल में भी अभी वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में कितना सारा घोटाला का खबर मिला होगा आप लोगों को, टीवी में सारा दिन चल रहा है, कितना सारा लोगों का जॉब कैंसिल हुआ है। आई नो आप लोगों को पता है, स्पेशली स्कूल टीचिंग में। ठीक है सर, मैंने आपको बहुत सारा बात कर दिया, इलीगल रूल्स रिगार्डिंग कॉन्सिडरेशंस एंड कॉन्सिडरेशंस क्या है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में केस कर सकता ही नहीं, या फिर उसके अगेंस्ट में कोई केस कर सकता नहीं, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होता है कि नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ अगले सोमवार चर्चा करूंगा। तब तक क्या करना है, घर पे जितना मैंने पढ़ा दिया उसको पढ़ना है, जिसके पास नोट्स नहीं है कलेक्ट करना है मेरे से, जिसके पास है वो पढ़ना चालू कर दे। एंड सेकेंड थिंग, जिसका थोड़ा पुराना लेक्चर्स स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लेक्चर्स मिस है, वो थोड़ा अपने मेहनत से कर ले इस हफ्ते के अंदर, लॉ के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो एट पार हो जाएगा। ओके, बस सर आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट सर, बाय। you sir ओके।